पास जो पीडीएफ है उसमें? हाँ उसी में ही है, टोटल जाके देखो अच्छे से, क्वेश्चन वाइज लिखा है मैंने। इसका मतलब तुमने देखा ही नहीं फिर इसको। मैंने लास्ट के क्वेश्चन, लास्ट 29 और ये वाले क्वेश्चन देखे जो मेरे से नहीं बने थे। जाके देखो दोनों है। चलो ठीक है, तो देखो ये चैप्टर करेंगे। घनों का कल कर लिए तो सारे क्वेश्चन। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है? हाँ ठीक है। अब देखो घन और घनमूल वाला वो क्वेश्चन कर लेना, मैं फिर बता रहा हूँ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चीज़ याद रख लेना। अब देखो भूमिका क्या है। ये कहानी भारत के महान गणितज्ञ प्रतिभावान विभूतियों में से एक एस रामानुजन के बारे में। एक बार एक अन्य प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर GH हार्डी उनसे मिलने एक टैक्सी में आए जिसका नंबर था 1729। रामानुजन से बात करते समय हार्डी ने संख्या को एक नीरस संख्या बताया। रामानुजन ने तुरंत बताया कि 1729 वास्तव में एक रोचक संख्या थी। उन्होंने कहा कि यह ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसे दो घनों के योग के रूप में दो विभिन्न प्रकारों से व्यक्त किया जा सकता है। अब देखो ध्यान से देखना, 1729 को क्या है, 1728 + 1, तो ये 12 का क्यूब और +1 का क्यूब है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1000 + 729 जो 10 का क्यूब और 9 का क्यूब है। तो तब से इसका नाम पड़ गया हार्डी रामानुजन संख्या। 1729 सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है। इस प्रकार की अनेक संख्या है, इनमें से कुछ है तो ये थोड़ा बहुत देख लेना, पूछ भी सकता है। 4104, तो ये याद रखना कि 2 का क्यूब और 16 का क्यूब है और 9 और 15 का क्यूब है। 13832 है जो 18 का क्यूब, 20 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब और 24 का क्यूब है। कोष्टकों में दी हुई संख्या इसके लेकर जांच कीजिए। तब से इस संख्या को 1729 हार्डी रामानुजन संख्या कहा जाने लगा। यद्यपि 1729 की विशेषता रामानुजन से लगभग 300 वर्ष पूर्व भी ज्ञात थी। रामानुजन को इसकी जानकारी कैसी थी? वह संख्या से प्यार करते थे, अपने संपूर्ण जीवन में संख्याओं के साथ प्रयोग करते रहे। संभवतः उन्होंने वे संख्या ज्ञात की होगी जिन्होंने दो वर्गों के योग या साथ ही दो घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता था। वे आकृतियाँ जिनकी 3 विमाएँ होती है ठोस आकृतियाँ कहलाती हैं। घनों के अनेक दूसरे प्रतिरूप है। आइए हम घनों, घनमूल तथा उनसे संबंधित अनेक दूसरे तथ्यों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, घन क्या होता है? आप जानते हैं कि शब्द घन का प्रयोग ज्यामिति में किया जाता है। घन एक ऐसी ठोस आकृति है जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, ये चीज़ याद रखना। 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन बनेगा? या 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन बनेगा? अभी पता होना चाहिए। देखो मैंने बोला था कि लगभग 30 तक तो क्यूब याद रखना ही है। संख्या 1, 8, 27 पर विचार कीजिए। पूर्ण घन या घन संख्याएं कहलाती है। क्या आप बता सकते हैं कि ये नाम क्यों दिए गए? इनमें से प्रत्येक संख्या तब प्राप्त होती है जब एक संख्या को 3 बार लेकर गुणा किया जाता है। जैसे 1 को 1 × 1 1 1, 8 कब आएगा 2 × 2, 27 कब आएगा 3 × 3, 5 का क्यूब कितना होता है 125, इसलिए 125 एक घन संख्या। क्या 9 एक घन संख्या है? 9 एक घन संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि 9 3 × 3 है, ये स्क्वायर है। इसकी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं जिसे 3 बार लेकर गुणा करने पर 9 प्राप्त हो। हम जानते हैं कि 2 × 2 × 8 और 3 × 27 से प्रदर्शित होता है कि 9 एक पूर्ण घन नहीं है। 1 से 10 तक घन संख्याओं की अब देखो ये पता होनी चाहिए। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, इस 6 का पता होना चाहिए कितना होता है। 10 का कितना हो जाएगा 1000, 9 का कितना हो जाएगा 729, 729 होगा नहीं, हाँ 729 होगा। 6 का कितना होगा 216, 216 ही है। 7 का कितना होगा 49 × 7, 7 9 63, 6 7 28, 343, ये याद होना चाहिए 20 तक। 20 तक तो एटलीस्ट याद कर ही लेना। 8 ये 64, 64 × 8, 8 × 32, 3, 8 × 48, 512, तो ये चीज़ याद रखना। यह 729, 1728 भी पूर्ण घन है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से 1000 तक केवल 10 पूर्ण घन है। इसकी जांच कीजिए 1 से 100 तक कितने पूर्ण घन है। ठीक है, सम संख्या घनों को देखिए, क्या ये सभी सम है? देखो यहाँ पे 2 सम आया, 4 का भी सम आया, 6 का भी सम आया, 8 का भी सम आया है और 10 का भी सम आया। 8 विषम संख्याओं के घनों के बारे में क्या कह सकते हैं? जो विषम संख्या है उनका विषम आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ऑब्जर्व करो। 11 से 20 तक के संख्या घन नीचे दिए जा रहे हैं।
हमारे सम है और हमारी भी घन भी सम है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि विषम का जो, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि जैसे 11 का क्यूब 1331, 12 का 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832 और 19 का 6859 और इसका 8000। एटलीस्ट 20 तक तो याद कर ही लेना, 30 तक तो रहने देना, 30 तो ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़रूरत भी नहीं है। 20 तक तो एक थोड़ा मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। ऐसी कुछ संख्या पर विचार कीजिए जिनकी इकाई का अंक 1 है। इनमें से प्रत्येक संख्या का घन ज्ञात कीजिए। उस संख्या घन की इकाई के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसके इकाई अंक 1 है? तो देखो, जिसके इकाई अंक 1 होता है उसका 1 ही आता है। आप किसी का भी करके देख लो, ये चीज़ याद रखना। इसी पर उन संख्याओं के घनों के अंकों के बारे में विचार पता कीजिए जिनकी इकाई के अंक 2, 3, 4 है। अब जैसे मान लो कि 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। तो 4 को 2 से करोगे तो 8 आएगा। तो वैसे 12 × 12 × 12, तो 2 2 4, 4 2 8। इसीलिए अपन है ना ये फॉर्मूला लगाते हैं इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। 8 ही आएगा। 2 का कोई सा भी कर लो, 8 ही आएगा। 3 का देखो, 3 × 3 × 3, 3 27, इकाई अंक 7, तो 7 ही आएगा। तो ऐसे करके 4 का देखो, 4 × 4, 4 × 4, 4 से 16, 16 चौको 64, 4 ही आएगा। तो ये चीज़ पता कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ रोचक प्रतिरूप देखिए। क्रमागत विषम संख्या को जोड़ना। जैसे 1 को जोड़ा तो 1 आ गया, 3 और 5 को जोड़ा तो 8 आया, तो ये 2 का क्यूब बन गया। कल भी अपन सीखे थे जब स्क्वायर कर रहे थे तब। 7, 9 और 11 को जोड़ा तो 27 आ गया। 13, 15, 17, 19 को जोड़ा 64 आ गया। 21, 23, 25, 27, 29 को जोड़ा तो 125 आ गया। ठीक है, तो कितना देखो, कितना सिस्टमेटिक भी है। ये रोचक नहीं है। ये 10 के क्यूब प्राप्त करने के लिए कितनी क्रमबद्ध विषम संख्या की आवश्यकता होगी? तो सब सी बात है, ज़्यादा 10 क्रमबद्ध विषम संख्या चाहिए। देखो यहाँ पे देखो, 5 का क्यूब चाहिए के लिए तो 5 संख्या चाहिए। 4 का क्यूब से संख्या है तो 3, 4 चाहिए। 3 क्यूब को 3 संख्या, तो 10 का क्यूब ज्ञात करने के लिए अपने को 10 संख्या चाहिए होगी। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कर लेना। अब आगे देखो, घन और उनके अभाज्य गुणनखंड। कुछ संख्या और उनके घनों के निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंडों पर विचार कीजिए। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट अभाज्य गुणनखंड। यही यूपीएससी क्वेश्चन पूछता, कल भी अपन देखे थे, 2-3 क्वेश्चन आए थे। एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड, जैसे 4 का 2 × 2 लिख सकते हैं, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, 15 को 3 × 5, 12 को 2 × 2 × 3। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में लिखना। उसके घन का अभाज्य, जैसे 4 का तो 4 × 1 भी होता है, परंतु इसका अभाज्य गुणनखंड में ब्रेक करना अपने को, ये नहीं होगा। तो इसके लिए 2 × 2, तो ये चीज़ याद रखना। अब 4 की क्यूब 64 है, तो 64 को अपन ये लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 2 की पावर 3। 216 है, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। संवेग के घन में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड 3 बार आता है। अब सीधी बात है, 15 की पावर क्यूब है तो इसको डायरेक्ट 3 × 5 लिख सकते हैं। ये अभाज्य संख्या, तो इनके क्यूब भी आ जाएगा। तो वैसे 12 है, तो 12 को अपन कैसे लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड? 2 × 2 × 4 × 3, तो ये 3 3 3। ठीक है, तो इजीली बन जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। आपकी बार क्वेश्चन इससे बन सकता है। आप देखो, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाला मैंने बताया भी था पहले। अगर ए और बी मान लो मल्टीप्लिकेशन में इनकी पावर m है, तो ये पावर डिवाइडेड हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ध्यान दीजिए कि एक संख्या का प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड उस संख्या के घन के अभाज्य गुणनखंड में 3 बार आता है। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक गुणनखंड 3 बार आता है, तो क्या वह संख्या पूर्ण घन होती है? इसके बारे में विचार कीजिए। अब यहाँ पे याद रखना कि 3-3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। अगर 3-3, जैसे अब वर्ग में क्या कर रहे थे हम, 2-2 का जोड़ा बना रहे थे। अब यहाँ पे देखो 3-3 का जोड़ा बना रहे हैं, तो यहाँ पे एक जोड़ा ये बना, 1 2 × 3, तो ये 6 का क्यूब होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे 3-3 का जोड़ा बना के चेक करते हैं, ये चीज़ याद रखना। 729 है, 729 अब 3-3 का जोड़ा 3 × 3, तो ये 9 का क्यूब है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 500 के लिए किया अपन ने, 5 का तो जोड़ा बन गया अपन ने, इसका 3 का जोड़ा नहीं बन, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा 3 बार। तो अगर आप मान लो कि अपने को चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर कब बने, तो इसको 2 से गुणा कर दो। तो 2 से गुणा कर दो, तो ये यहाँ पे 2 × 5 10, और इस संख्या को भी 2 से गुणा कर दो, 1000। तो 1000 अपन जानते हैं कि 10 का क्यूब होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये कल भी किए थे, ये सिंपल सी चीज़ें, सारे क्वेश्चन कर लेना। अब आगे देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी में। सबसे छोटा गुणज जो पूर्ण घन है। राज ने प्लास्टिन का एक घनाभ बनाया। इस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः इतनी है।
अनुज से पूछते कि पूर्ण घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, क्या आप बता सकते हैं? तो जैसे मान लो घनाभ का आयतन निकाला अपन ने, इसका बाह्य गुणनखंड में तोड़ लिया। अब इसका देखो कितने पैर बन रहे हैं, एक पैर बन गया, ये पैर बन गया। अभी इसका देखो 2 का पैर नहीं बन रहा है, इसके लिए 2 के तो 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइडेड कर दोगे तो यहाँ पे अभी देखिए 15 आ जाएगा, 15 × 15 हो जाएगा, तो ये 15 का क्यूब बन जाएगा। या फिर आप इसको 2 और 2 से गुणा कर दो, मतलब 4 से गुणा कर दो, तो 15 चुका 60, तो 60 × 15 × 15। और जब ये हो जाएगा तो कितना, 15 दूना 30, 30 का क्यूब बन जाएगा ये। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये कल भी किए थे उधर इस टाइप के क्वेश्चन, मैं फिर बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन कर लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। लैंग्वेज क्वेश्चन है, डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन उठाएगा डायरेक्ट, ये सारे क्वेश्चन कर लेना। कल मधुकर कोटवे ने एक वीडियो डाली थी सर, वो जो आपने कल सारे क्वेश्चन बताए थे ना, वो सारे वीडियो को सेम मेथड से वही बता रहे थे कि अब मैं ऐसे कराऊंगा। यही होता है, एनसीईआरटी करोगे तब पता लगेगा ना, ठीक है। अब आगे देखो घनमूल। तो घनमूल मैंने पहले बताया था कि अगर आपको घन क्यूब याद है तो घनमूल निकालने की अपन इसमें विधि अपन सीखेंगे, जैसे अपन वर्गमूल निकालने की विधि सीखे थे, ठीक है। हाँ वही बना दें, चावल जो कल बनाए थे। घनमूल, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब होता है, सभी सी बात है, ये किस 5 होगा, तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, 5 होगी। इस घन की भुजा लंबाई ज्ञात करने में ऐसी संख्या ज्ञात करनी होगी जिसका घन 125 हो। तो एक तरीका तो ये है कि इसको 5 × 5 × 5 ऐसे करके चेक करके देख लिया जाए, या फिर 125 में भाग देके देख लो, ठीक है। तो 5 दूना 10, 5 25, 5 ऐसे करके फिर 3 का जोड़ा बना लो। तो वो तो एक तरीका है, और वो बड़ी संख्या के लिए लागू नहीं होगा, तो अपन वो कल देखेंगे। कल जैसा देखा तो वैसा ही इसका भी नियम है। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्गमूल ज्ञात करना वर्ग करने की संक्रिया का प्रतिलोम संक्रिया है, इस पर घनमूल ज्ञात करने की संक्रिया घन के ज्ञात करने की संक्रिया प्रतिलोम संक्रिया है। तो हम जानते हैं 2 की पावर 3 जो है 8 है, इसलिए हम कहते हैं कि 8 का घनमूल 2 है, ठीक है। तो ये जैसे ये मैंने ये तरीका भी सिखाया था, 8 की पावर 3, इसका मतलब है 8 की पावर 1/3। अब देखो 8 को कैसे लिख सकते, 2 की पावर 3, तो 1/3 × 1, 3 कट गया तो 2 आ गया आंसर। तो ये देख, तो 10 तक तो डायरेक्ट पता है, होना ही चाहिए अपने को, जब घन याद है तो आराम से घनमूल भी निकल जाता। दूसरा तरीका जो मैंने बताया था बाह्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। इस जैसे 33 75 इसको तोड़ लो, बाह्य गुणनखंडों में तोड़ लो और इनके पेयर बना लो, ये 3 बन गया, ये 5 बन गया, तो ये कितना 15 का क्यूब है ये, तो ये संख्या आ जाएगी 15, ठीक है। तो ये विधि तो अपन सीख चुके हैं। इसमें तो अपन बड़ी संख्याओं को कैसे ज्ञात करना होगा। 8000 का है, अब 8000 देखो 2 का क्यूब अपने को पता 8 होता है, और 10 का क्यूब होता है 1000, तो बस आ गया, तो 2 × 10 20 का क्यूब हो गया ये। फट से आंसर कर लोगे, आराम से हो जाएगा, ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो इसमें अपने को सिंपल मेथड ज़्यादा बड़ी संख्या देगा नहीं, तो इसी से अपने बाह्य गुणनखंड विधि से ही निकल जाएगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अभी 13 मिनट ये वो कर लेते हैं चैप्टर राशियों की तुलना, एक बार देख लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा हुआ तो फिर रहना, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर करना है, ये अच्छा चैप्टर है। चलो छोड़ो, मैं कल कराता हूँ, आर्ट एंड कल्चर को करना, कल हुआ भी नहीं हो। ग्यारह तो कंप्लीट होगी, 12 करना अपने को। नहीं चावल में बोल रहा हूँ ना, कल जैसे बनाए थे वैसे ही बना देना। अब देखो मैं बता रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, 11th वाली जो थी इम्पोर्टेंट, 11th वाली में इम्पोर्टेंट जो पार्ट था वो ओनली जो है पहला दूसरा चैप्टर था उसका, ठीक है। ये कोई मतलब पहला दूसरा चैप्टर नहीं, उसके मैप वेप है जो वो इम्पोर्टेंट है, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसे भी, ठीक है। इसका मतलब नहीं है इसमें जो अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो है, ठीक है, अपन एक बार पढ़ लो, उसका आइडिया लग जाएगा, और कुछ नहीं है, ये कोई मतलब है नहीं। अब देखिए इसमें 8 चैप्टर है इसमें, ठीक है, एक बार देखेंगे बस, और कुछ ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है। पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा एक बार पढ़ लो। हाँ जैसे कुछ क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता दूंगा, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन जो है पॉसिबिलिटी बनती है, यहाँ से एक बार रीड करके बस एक हाईलाइट करके चीज़ें निकल लो बस।
देखो, 5वीं शताब्दी में रचित विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में चित्रसूत्रों के नामक अध्याय के भारतीय कला विशेषकर चित्रकला की स्रोत पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया। अब देखो, ये पता होनी चाहिए कहाँ से मिलता है ये सारी चीज़ें, बस इतना लिख लो, ये साइड में लिख लो, इसलिए इसमें गैप भी दी है। यह अध्याय आकृति बनाने की कला से संबंधित है, जिसमें प्रतिमा लक्षण कहते हैं, जो कि चित्रकला के धर्मसूत्र है। इसी खंड में तकनीक, उपकरण और सामग्री, सतह, धारणा, परिप्रेक्ष्य और मानव आकृतियों की त्रिआयामी की संरचना का उल्लेख किया गया है। चित्रण के विभिन्न अंग जैसे रूप, भेद, दृश्य और आकार, परिमाण या परिमाप, अनुपात और संरचना, भाव या अभिव्यंजना, लावण्य योजना, सौंदर्य रचना, सदस्य और वर्णी, कम्बंगा या तुलिका और रंगों के उपयोग के विस्तारपूर्वक उदाहरण सहित व्याख्या की गई है। इनमें से प्रत्येक के कई उपभागों का भी उल्लेख किया गया है। कई शताब्दी से इन धर्मसूत्रों को कलाकारों द्वारा पढ़ा, समझा और अनुसरण किया जाता रहा है। इस प्रकार यह चित्रकला की सभी भारतीय शैलियों और चित्रशालाओं का आधार बना। मध्यकाल की चित्रकला को अनेक, अब देखो ये इसमें कोई काम की चीज़ नहीं है ये। मध्यकाल की चित्रकला का पेशा छोटे आकार के कारण लघु चित्रकारी के नाम से जाना गया। छोटे आकार का होने के कारण इन लघु चित्रकारी को हाथों से लेकर करीब से अवलोकन किया जाता था। कला संरक्षकों के महलों या राजदरबारों की दीवारों को अक्सर भित्ति चित्रों से सजाया जाता था। इसलिए लघु चित्रों को उद्देश्य कभी भी दीवारों पर प्रदर्शित करना नहीं होता था। चित्रकला का एक बड़ा वर्ग पांडुलिपि चित्रण के नाम से जाना जाता है, जिन्हें महाकाव्यों के काव्य छंदों और विभिन्न विहित साहित्यिक गीत संगीत ग्रंथों पांडुलिपियाँ का चित्रण किया गया है। चित्रपट के शीर्ष भाग को हस्तलिखित छंद को स्पष्ट रूप से सीमांकित आयताकार स्थानों में लिखा जाता था। कभी कभी विषय वस्तु को लेख चित्र के मुख्य पृष्ठ पर न लिखकर पीछे की तरफ लिखा जाता था। पांडुलिपि चित्रण को व्यवस्थित रूप से विषयानुसार विभिन्न भागों में रचित किया गया था। प्रत्येक भाग में कई बंधन मुक्त चित्र या पर्ण या पृष्ठ शामिल होते थे। चित्रकला के प्रत्येक पर्ण या फोलियो संबंधित लेख या उस चित्र के ऊपरी भाग के सीमांकित स्थान को उसके पीछे अंकित किया गया। तदनुसार किसी के पास रामायण, भागवत पुराण, महाभारत, गीत गोविंद, रागमाला आदि के चित्रों का संकलन होगा। प्रत्येक संग्रह को कपड़े के टुकड़ों से लपेटकर राजा या संरक्षक के पुस्तकाल में गठरी या पोटले के रूप में संग्रहित किया जाता था। मेवाड़ के विजय सिंह का सावर्णी पट्टी कमसूत्र करनी कमल चंद्र द्वारा लिखित। अब ये पता होना चाहिए, यूपीएससी इसी टाइप की क्वेश्चन पूछती है। अब ये इन्फॉर्मेशन ये सब कोई काम की नहीं है। संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पर्ण पृष्ठ फोलियो पृष्ठ पृष्ठिका कॉलोफेन पृष्ठ होता है, जिसमें संरक्षक का नाम, जानकारी, कलाकार या लेखक, तिथि के संग्रह बनाने के स्थान, कार्यचित्र में पूरा होने की तिथि, इस तरह के अन्य महत्वपूर्ण विवरण लिखा जाता है। तो ये भी कोई मतलब नहीं है। हालांकि समय के साथ पुष्पिका पृष्ठ लुप्त या नष्ट हो चुके, विद्वानों ने उनकी विशेषता के आधार पर उनका विवरण किया है। चित्रकला किसी भी तरह की आपदाओं जैसे आग, नमी और अन्य आपदाओं के प्रति अति संवेदनशील होती है। शिल्पकृतियों को अनमोल और कीमती माना गया है और ये सुहा भी होती थी, जिन्हें प्राय राजकुमारी के विवाह में उपहार के रूप में भेंट किया जाता था। राजाओं और दरबारियों के बीच उपहार और कृतज्ञता के रूप में चित्रों और कलाकृतियों का आदान प्रदान बड़े व्यापक और व्यवहारिक तौर पर होता था। चित्र तीर्थ यात्रियों, भिक्षु, साहसी खोजकर्ता, व्यापारी और पेशेवर कथावाचक के साथ दूर दराज के क्षेत्रों में लाए जाते थे। उदाहरण स्वरूप बूंदी के राजा के पास मेवाड़ के चित्रों का संग्रह था। इसके विपरीत मेवाड़ के राजा के संग्रह में बूंदी के चित्र मिल सकते हैं। चित्रकलाओं के इतिहास के पुनर्निर्माण एक अभूतपूर्व कार्य है। दिनांकित की तुलना में अदिनांकित कलाकृति कम है। कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करने पर इनके मध्य कई स्थान रिक्त है, जिनके बारे में किसी के द्वारा इस तरह के चित्रण के विकास या समृद्धि गतिविधि का अनुमान लगाया जा सकता है। स्थिति की जटिलता तब अधिक बढ़ जाती है जब ये बिखरे पृष्ठ अपने मूल भाग का हिस्सा न रहकर विभिन्न संग्रहालयों, निजी संग्रहों में बिखर गए हैं, जो इधर उधर समय पर देखने को मिलते हैं। ये परिभाषित समय को चुनौती देते हैं और विद्वानों को पुनः कालक्रम में संशोधन करने और उसे पुनः परिभाषित करने के लिए विवेश करते हैं। इस प्रकार अदिनांकित चित्रकलाओं के समूह को उनकी शैली के आधार पर और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पश्चिमी भारतीय चित्रकला शैली। भारत के पश्चिमी भाग में जो चित्रकला शैली फली फूली उसे पश्चिमी भारतीय चित्रकला के नाम से जाना जाता है। गुजरात इसका प्रमुख केंद्र था। इसके साथ साथ राजस्थान का दक्षिणी भाग और मध्य भारत का पश्चिमी भाग भी इसमें सम्मिलित है। गुजरात में अनेक महत्वपूर्ण बंदरगाह होने के कारण इस भूभाग से अनेक व्यापारी मार्ग जाते थे। परिणाम स्वरूप यहाँ अनेक संपन्न व्यापारी स्थानीय सामंत प्रमुख थे, जो आर्थिक संपन्नता के कारण कला के भी सशक्त संरक्षक बने। मुख्य रूप से जैन समुदाय के व्यापारी वर्ग ने जैन धर्म के विषयों को संरक्षित किया। जैन विषय और पांडुलिपियों पर आधारित पश्चिमी भारतीय शैली का यह भाग जैन चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो ना, यूपीएससी ने पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था। कल्पसूत्र जाके देखो 2000
22 का क्वेश्चन, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि किस धर्म का ग्रंथ है, यही सेम क्वेश्चन। तो ये चीज़ें उठाओ, मतलब आप अब ये मुझे कल्याण मंडप पूछा था सर। अरे कल्याण मंडप अब तो वो है विजयनगर साम्राज्य में जो होता है विवाह के लिए मंदिरों को यूज किया जाता था, वो चीज़ है जहाँ देवताओं का विवाह होता है, वो एक अलग चीज़ है। कल्प सूत्र भी पूछा था, जाके 2022 का देखना पेपर, जैन बड़ा राशन। ठीक है छोड़ो। शास्त्र दान की परंपरा कारण जैन शैली के विकास को प्रोत्साहन मिला। जैन समुदाय में सचित्र पांडुलिपि के मठ के पुस्तकालय जिसे भंडार कहा जाता है तथा में दान करना एक परोपकार, सदाचार और धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। कल्प सूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय चित्र ग्रंथ है, यही पूछा था, देखना 2022 के पेपर में है। उसमें 5 दिए थे, उसमें से पूछा था कि जैन ग्रंथ कौन से हैं। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों को जन्म से लेकर निर्वाण तक की विविध घटनाओं को वर्णन किया गया है, जो कलाकारों को उनके जीवन चरित्र को चित्रित करने के लिए विषय प्रदान करता है। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया: गर्भाधान, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति और प्रथम उपदेश। वो महानिर्वाण तीर्थंकर जीवन से संबंधित अनेक घटनाओं का अधिकतम भाग कल्प सूत्र में शामिल है। महावीर के गर्भाधान के समय उनकी माता तिरसला, याद रखना उनकी माता का नाम तिरसला था, ने 14 वस्तुओं को सौंपन में देखा था। याद करो यही सेम स्टोरी बुद्धिज्म की है, जो महात्मा बुद्ध की जो माँ रहती है उसको भी हाथी का उसके गर्भाशय में जो होता वही सेम स्टोरी। ये 14 वस्तु थी, हाथी दिखा था उसको, बैल दिखा था, शेर दिखा था, देवी लक्ष्मी दिखी थी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों के ढेर, सूर्य एवं चंद्रमा। उन्होंने अपने सपने के बारे में ज्योतिषी से बात की। ज्योतिषी ने बताया कि वे एक ऐसे पुत्र जन्म देंगे या जो राजाध्यक्ष बनेगा अथवा एक महान संत या गुरु होगा। 30,14,56 कल्प सूत्र में पश्चिमी भारत। तो ये सब सारी चीज़ें, यही सेम स्टोरी वैसा है। एक चीज़ देख रहे हो, मतलब सिमिलरिटी है। लोकप्रिय चित्रित ग्रंथों में काला काचर्य कथा और संग्रहिणी सूत्र उल्लेखनीय हैं। काला काचर्य कथा में आचार्य कालका की कहानी का वर्णन है, जो एक दुष्ट राजा से अपनी अपहृत बहन एक जैन तपस्विनी को बचाने पर आधारित है। ये विभिन्न रोमांचकारी घटनाक्रम कालका की रोमांचपूर्ण यात्रा को प्रस्तुत करता है। जैसे जैसे अपनी लापता बहन का पता लगाने के लिए भूमि का परिमार्जन कर रहे हैं अपनी जादुई शक्ति प्रदर्शन अन्य राजाओं के साथ संबंध स्थापित करते हुए अंत में दुष्ट राजा से युद्ध कर रहे हैं। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षा का वर्णन है, ये भी याद रखना। जिन भिक्षुओं की आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है, ये चीज़ याद रखना। वह संग्रहणी सूत्र एक ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई, जिसमें ब्रह्मांड की संरचना और अंतरिक्ष के बारे में अवधारणाएं सम्मिलित है, तो ये पता होना चाहिए। जैनियों ने इन ग्रंथों की कई प्रतिमाएं निकलाई। इन ग्रंथों में या तो बहुत कम अथवा अत्यधिक चित्र मिलते हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट पृष्ठपोतीय चित्र को लेखन और चित्रण के लिए वर्गों में विभाजित किया था। पांडुलिपि, पोथी के साथ चित्र के पृष्ठों के साथ जोड़ने के लिए ऊपर और नीचे पटलिश नामक लकड़ी के आवरण का उपयोग किया जाता था। जोड़ने के लिए एक छोटा सा छेद बनाया जाता था जिसमें एक डोर बांध दिया जाता था ताकि वो संरक्षित रहे। ठीक है। इस चित्र में कालका को दाहिनी ओर नीचे की ओर उनकी बंदी बनाई गई बहन को बाईं ओर ऊपर दिखाया गया है। जादुई शक्ति वाले गधे की कालका की सेना के पर मुंह से बाणों की वर्षा करते हुए दिखाया गया है। दुष्ट राजा को व्रत के अंदर नेतृत्व करते हुए दिखाया गया है। 14वीं शताब्दी में कागज के आने से पहले प्रारंभिक जैन चित्रकला परंपरागत रूप से ताड़ के पत्तों पर बनाई जाती थी। भारत के पश्चिमी भाग से प्राप्त ताड़ के पत्ते सर्वप्रथम पांडुलिपि 11वीं शताब्दी की है। ताड़ के पत्तों के चित्रण से पहले तैयार किया जाता था। तेज नकुले सुलेख उपकरण के उपयोग से पत्तियों के लेखन कार्य कुशलता से किया जाता है। ग्रह और उनके बीच की दूरी संग्रहणी सूत्र, इसमें बात की गई। ग्रह उनके बीच की दूरी 7वीं शताब्दी में एनसीए में था। हम लोग ताड़ के पत्तों पर संकीर्ण छोटे स्थान के कारण आरंभिक चित्रण मात्र पटली तक ही सीमित है, जहाँ देवी देवताओं की आकृतियों जैन आचार्यों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को चित्रण चमकदार रंगों से किया जाता था। जैन चित्रकला में विशेष प्रकार के संयोजन या योजनाबद्ध और सरलीकृत भाषा का विकास हुआ। अधिकांश चित्रों में विभिन्न घटनाओं को समायोजित करने के लिए चित्रपटल को वर्गों में विभाजित किया गया। चित्र में चमकीले रंग और कपड़े के अलंकरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। संयोजन में पतली लहरदार रेखाओं का प्रबल प्रभाव है और चेहरे को 3 आयामों में दर्शाने के लिए एक अतिरिक्त आंख का उपयोग देखने को मिलता है। चित्रों में वास्तुशिल्प में सल्तनत कालीन गुंबद और नुकीले मेहराब का चित्रण गुजरात, मांडू, जौनपुर और पाटन क्षेत्र में सुल्तानों की राजनीतिक उपस्थिति को दर्शाते हैं। जहाँ चित्र बने कपड़े के चंदवा या सामियानों और पर्दे, मेज, कुर्सी आदि वेशभूषा उपयोगी है वस्तु इत्यादि पर स्वदेशी स्थानीय जीवन शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। बुद्ध दृश्य प्रकृति दृश्य स्वरूपों चित्रण वस्तुत रूप में न होकर मात्र सांकेतिक या साधारणतः किया गया है। लगभग 1350 से 1450 के
100 वर्षों की अवधि को जैन चित्रकला सबसे रचनात्मक काल माना जाता है। चित्र की संरचना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का अनुभव किया जा सकता है, जहाँ प्रबल रूप से देव देवताओं के साथ आकर्षक रूप से चित्रित भूत दृश्य, प्रकृति दृश्य, नृत्य कृति, मानव आकृति और वाद्य यंत्र बजाते संगीतकारों को चित्रण मुख्य चित्र के हाशिए पर किया गया है। इंद्र द्वारा देवसानों पहाड़ों की स्थिति कल्पसूत्र ऊंचा लघु 14 संग बोस्टन। चलो, इन चित्रों को स्वर्ण और लाजवंत के प्रचुर उपयोग से चित्रित किया गया है, जो इन चित्रों के निर्माणकर्ता संस्कृति की संपन्नता और सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। इन धार्मिक ग्रंथों के अतिरिक्त तीर्थ पट, मंडल और गैर धार्मिक कहानियों को भी जैन समुदाय के लिए चित्रित किया जाता था। जैन चित्रों के अतिरिक्त इनका निर्माण संरक्षण या धनी व्यापारी और समर्पित भक्तों द्वारा करवाया जाता था। 15वीं 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामंतों, जमींदारों, धन नागरिकों ऐसे अन्य लोगों के बीच चित्रकला की एक समांतर परंपरा मौजूद थी, जिसमें धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक और साहित्यिक विषयों के चित्रण शामिल थे। यह चित्रकला स्वदेशी परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है, जिनका निर्माण राजस्थान के राज दरबार की शैली और मुगलों के प्रभाव के आने से पहले हुआ था। इसी समय हिंदू और जैन विषयों के अनेक चित्रों का चित्रित किया गया है, जैसे महापुराण, चौर पंचाशिका, महाभारत का आरण्यक पर्व, भागवत पुराण, गीत, गोविंद और अन्य कुछ चित्रांकन जो इस स्वदेशी शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस काल और शैली को साधारण रूप से पूर्व मुगल या पूर्व राजस्थानी शैली के रूप में भी जाना जाता है, जिसे स्वदेशी के शैली भी कहा जाता है। चौर पंचाशिका गुजरात 15वीं शताब्दी, मिठाराम भागवत पुराण। इसी काल के दौरान इन चित्रों पर समूह विशेष शैली का विकास हुआ है। इसमें मानव संरचना की विशेष शैली का विकास देखने को मिलता है। साथ ही साथ पारदर्शी वस्तुओं के चित्रण में विशिष्ट रुचि दृष्टिगोचर होती है। नायिका के सिर पर गुब्बारे की तरह से ओढ़ने का चित्रण, जिसे कड़े और नुकीले किनारों की तरह ढका गया। वास्तुकला का चित्रण प्रासंगिक परंतु सांकेतिक है। विभिन्न प्रकार की रेखाओं से जल निकाय और विशेष रूप से क्षैतिज, वनस्पति, जीव आदि चित्रण किया गया है। ये सभी औपचारिक तत्व 7वीं शताब्दी की आरंभिक राजस्थानी चित्रकला को प्रभावित करते हैं। उत्तर पूर्व पश्चिम के कई क्षेत्रों पर 12वीं शताब्दी के अंत में मध्य एशिया के सल्तनत राजवंशों के शासन आने के बाद स्पष्ट फारसी, तुर्क और अफगान के प्रभाव को चित्रों में देखा जा सकता है। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ सुल्तानों द्वारा चित्रों को निर्माण करवाया, जैसे कि मालवा, गुजरात, जौनपुर और अन्य सल्तनत शासित क्षेत्र। इन राज दरबारों कुछ मध्य एशियाई कलाकारों के साथ स्थानीय कलाकारों के द्वारा चित्रों के निर्माण से स्वदेशी शैली और फारसी शैलियों के परस्पर मिश्रण से नई शैली का उदय हुआ, जिसे सल्तनत चित्रकला के रूप में जाना जाता है। यह शैली की तुलना में पद्धति का अधिक प्रतिनिधित्व करता है, जिस पर फारसी मिश्रण का प्रभाव हो। देखो भाषा से सब चीज़ें चेंज होने लगी। स्वदेशी चित्रण पद्धति चित्ररंजक रूप से स्वदेशी तत्वों के साथ फारसी तत्वों जैसे कि रंग, सरीस रचना, अलंकरण, सूक्ष्मता के साथ सरल प्राकृतिक दृश्य या भूदृश्य इत्यादि एक साथ दिखाई दे रहे हैं। नासिर शाह खिलजी के शासनकाल के दौरान मांडव में चित्रण निमित्त नामा पकवानों की किताब है। इस शैली का सर्वोत्तम उदाहरण ये निवेदनों की पुस्तक है, जिसे एक खंड में शिकार का उल्लेख किया गया। इसके साथ ही दवाओं, सौंदर्य प्रसाद, नृत्य के निर्माण अनेक उपयोगी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये पूछ सकता है कि निमित्त नामा किस टाइप की बुक है। सूफी विचारों पर आधारित कहानियाँ और लोरा चंदा चित्रकला इस पद्धति के उदाहरण। पाल चित्रकला शैली जैन साहित्य में चित्रकला की भांति पूर्वी भारत के पाल शासकों के समय में लिखित सचित्र पांडुलिपियाँ 11वीं और 12वीं शताब्दी के आरंभिक चित्रकला के उदाहरण है। पाल काल 1750 से 12वीं शताब्दी के मध्य बौद्ध कला का अंतिम प्रमुख काल था। नालंदा, विक्रमशिला जैसे महाविहार विश्वविद्यालय बौद्ध ज्ञान व कला के महान केंद्र थे। यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित अल्पसंख्यक पांडुलिपियों, वर्जियान, बौद्ध देव देवताओं के चित्र ताड़पत्र पर चित्रित किए गए हैं। इन केंद्रों में कांस्य मूर्तियों की ढलाई के लिए कार्यशालाएं थी। दक्षिण पूर्वी एशिया के छात्र और तीर्थयात्री शिक्षा और धार्मिक शिक्षा के लिए इन केंद्रों या महाविहारों विश्वविद्यालय में आए और पालकालीन बौद्ध कला के कांस्य और सचित्र पांडुलिपियों के नमूने अपने साथ ले गए। इस प्रथा ने पाल काल को विभिन्न स्थानों, उदाहरण स्वरूप नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका और जावा देशों में सुगमता से प्रसार किया। लोकेश्वर अष्टसहिष्णुता का प्रगाप्रपाल जैन चित्रकला की कोणीय रेखाओं के विपरीत लयात्मक एवं प्रवाहमान रेखाएं तथा हल्की रंगी योजना पाल शैली की चित्रकला की प्रमुख विशेषता है। अजंता की तरह पाल शैली में मठों में मूर्तिकला पद्धति और चित्रों में समांतर कला शैली का अनुभव होता है। अष्टसहिष्णुता का परमिता 8000 पंक्ति में लिखी कि बुद्ध मिता का पूर्णता ताड़पत्र निम्नलिखित पालकालीन बुद्ध पांडुलिपि के श्रेष्ठ उदाहरण। ये चीज याद रखना, बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। पारामिता एक वर्ड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। पारामिता 2020 का क्वेश्चन है।
पारमिता। इस पोथी चित्र नालंदा विश्वविद्यालय में पाल शासक रामपाल के 15वें राजवर्ष अर्थात 11वीं शताब्दी अंतिम तिमाही में हुआ। इसमें 6 पृष्ठ चित्रित हैं। इन दोनों चित्र लकड़ी के आवरण है। ये आवरण पांडुलिपि के पृष्ठों के ऊपर नीचे लगाकर फीते से बांध दिए जाते हैं ताकि पांडुलिपि सुरक्षित रहे। मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन के साथ पश्चात पाल राजवंश कमजोर होता गया। अंततः 13वीं शताब्दी पूर्व में पाल काल का अंत हो गया जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बुद्ध विहारों को नष्ट कर दिया। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था उसमें, कुछ चीज़ें पर मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार पढ़ के साइड में कर लेना, ज़्यादा पीछे मत पढ़ना है इनके। ये चीज़ें पता लग रही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दूंगा जिस चैप्टर को बार बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार मैं क्वेश्चन देखता हूँ 2022 वाला। है जैन धर्म के रिलेटेड ही आया था वो क्वेश्चन, अभी मैं बता रहा हूँ, रुको 1 मिनट। पारमिता वर्ड तो आया था, ये यूपीएससी 2020 में आया होगा क्वेश्चन है। मैं फिर बता रहा हूँ, लास्ट पेपर को अच्छे से बार बार करो और उसको इंटेंशन वहीं से बनेगा। जब बार बार देखोगे तभी बनेगा, ऐसे नहीं बनता। एक बार देख लिए हट गए, चीज़ें रिपीट होती हुई मिलेगी बहुत बार। देखो क्वेश्चन है, बात इत्यादि संदर्भ निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। नीति एक प्रकरण है, नीति प्रकरण है, ठीक है। परिशिष्ट पर्वन है, ये जैन धर्म को। एक अवदान शतक, ये पक्का बौद्ध धर्म का है। अवदान शतक त्रिष्टिलिप लक्षण, ये जैन धर्म का ही है। तो इसमें अवदान शतक को काटोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपके 2023 में भी आया है। आप देखो, छोड़ो, यहाँ पे जब अपन देख रहे तो क्या था, कल्पसूत्र। तो ये चीज़ भी याद रखना, कल्पसूत्र इसी से रिलेटेड है। चलो छोड़ो, आगे आएगा कुछ आएगा। चलो इधर आओ, राजस्थानी चित्रकला शैली 2018 में क्वेश्चन आया था, यहाँ से मिलेगा वो क्वेश्चन। यहाँ पे राजस्थान चित्रकला शैली का तात्पर्य चित्रकला की उस शैली से जो मुख्य रूप से राजस्थान और वर्तमान समय के मध्य प्रदेश कुछ शाही राज्यों या ठिकानों में फैली, जैसे मेवाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर, मालवा, सिरोही व ऐसे अन्य प्रमुख रियासतें। 16वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से मध्य शैली का विकास हुआ। कलाविद आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में इसे राजपूत चित्रकला का नाम दिया क्योंकि इन राज्यों के अधिकांश शासक और संरक्षक राजपूत थे। उन्होंने नामकरण इन क्षेत्रों को समय की मुगल चित्रकला शैली से अलग दिखाने के लिए किया। इसलिए मालवा शैली, जिसमें मध्य भारत की रियासतें और पहाड़ी शैली के और भारत के उत्तर पश्चिमी हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित को भी उन्हें राजपूत शैली के ही अंतर्गत रखा। कुमार स्वामी के अनुसार ये नामकरण चित्रण का स्वदेशी परंपरा का घोतक है, जहाँ यहाँ मुगलों के आगमन से पूर्व से चली आ रही। इसके बाद भारतीय चित्रकला के बारे में काफ़ी शोध और समय के साथ राजपूत शैली का शब्द का प्रयोग समाप्त हो गया। इसके स्थान पर इसके लिए अब राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि इन शैलियों में भौगोलिक दूरी बहुत कम है, लेकिन इनके उत्पत्ति, विकास व शैली में सशक्त रेखांकन, रंगों की वरीयता, चमकदार और सौम्य तथा संयोजन के तत्व जैसे वास्तु, मानवकृति या प्रकृति अंकन की तकनीक, प्रकृतिवाद के लिए आकर्षण और वर्णन विधि आदि में पर्याप्त अंतर परिलक्षित होता है और इन्हीं विशेषताओं में से एक दूसरे से अलग अपनी पहचान भी बनाती है। चित्रों का निर्माण सामान्यतः वसली पर ही किया जाता था। वसली बनाने की अपनी अलग विशिष्ट तकनीक है, जिसमें कागज़ के पतले पन्नों को गोंद से चिपकाकर आवश्यक मोटाई की वसली तैयार की जाती थी। इस प्रकार तैयार वसली पर काले या भूरे रंग से रेखांकन किया जाता था। तत्पश्चात उसमें आवश्यक रंग भी भरा जाता था। रंग मुख्य रूप से प्रकृति से प्राप्त खनिज पदार्थों व बहुमूल्य धातु जैसे सोना व चांदी से बनाए जाते थे। इन्हें चिपकाने के लिए गोंद में मिलाया जाता था। ऊँट या गिलहरी के बालों का प्रयोग ब्रश बनाने के लिए किया जाता था। चित्रण कार्य पूर्ण होने पर अगेट पत्थर से उसे
रगड़ा गुठाई करना जाता था, जिसमें चित्र की ऊपरी सतह समतल या चमकदार व ओजपूर्ण हो जाती थी। चित्रकला एक सामूहिक कार्य होता है जिसका एक कुशल दक्ष कलाकार द्वारा नेतृत्व किया जाता था, जो आरंभिक रेखांकन का कार्य करता था। तत्पश्चात रंग, छवि चित्रण, वास्तुभूत दृश्य, प्रकृति और पशु पक्षी बनाने में निपुण उसके शिष्य दक्ष कलाकार अपना अपना कार्य पूरा करते थे। अंत में प्रधान कलाकार चित्र का अंतिम रूप देता था। सुलेख निर्धारित स्थान पर संबंधित श्लोक या पद पर लिखता था। अभी तो गीत गोविंद में मिलते हैं। वर्ष 1 में कृष्ण गोपिया गीत गोविंद मेवाड़, जो 1550 में छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ पे रखा है। वही कोई इतना काम का नहीं, पर ये चीज़ रखना गीत गोविंद में किसके बारे में वर्णन है। चित्रकला विषय समीक्षा 16वीं शताब्दी के तक राम और कृष्ण से संबंधित वैष्णव संप्रदाय भक्ति आंदोलन के रूप में पश्चिम, उत्तर व मध्य भारत में लोकप्रिय हो चुका था। आगे चलकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गया, जिसमें कृष्ण विशेष लोकप्रिय हुए। उनकी उपासना केवल ईश्वर के रूप में नहीं बल्कि एक आदर्श प्रेमी के रूप में भी की जाने लगी। प्रेम की धारणा को एक धार्मिक विषय के रूप में पोषित किया जाता था, जब भावना और रहस्यवाद के एक मनोहरी समन्वय प्राप्त होता था। कृष्ण को सृष्टिकर्ता माना गया, जिनसे सारी सृष्टि रचना हुई। राधा मानवीय आत्मा का प्रतीक, अपने को उनमें समाहित होने को उद्धत। गीत गोविंद चित्रकला में आत्मा की परमात्मा के प्रति भक्ति राधा द्वारा अपने प्रिय कृष्ण के आत्मत्याग द्वारा चित्रित किया गया। गीत गोविंद की रचना जयदेव द्वारा की गई थी, ये चीज़ याद रखना। 12वीं शताब्दी में की गई थी, ये भी टाइम पीरियड भी याद रखो। ऐसा माना जाता है कि वे बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, ये चीज़ भी याद रखना। गीत गोविंद ग्वालों की गीत संस्कृति के काव्य है, जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसमें राधा कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम के भौतिक रूप में दिखाया गया है। भानुदत्त ने 14वीं शताब्दी में कलाकारों के एक और अन्य प्रिय संस्कृत ग्रंथ रसमंजरी की रचना की थी, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। भानुदत्त बिहार के रहने वाले मैत्री ब्राह्मण थे। रसमंजरी का अर्थ आनंद का गुलदस्ता। इस संस्कृत ग्रंथ में रसों के वर्णन के साथ साथ नायक पुरुष और नायिका स्त्री के भेद को विवरण मिलता है, जैसे उम्र के अनुसार बाल, तुरण और प्रौढ़ अंगिका विशेषता के अनुसार पद्मनी, चित्रणी, संकिनी, अस्तिनी आदि। भागवत विशेषता के अनुसार खंडित, वास्क सज्जा, अभिसारिका, उत्का आदि। यद्यपि इस ग्रंथ में कृष्ण उल्लेख नहीं है, फिर भी चित्रकारों ने प्रतिनिधि आदर्श प्रेमी के रूप में चित्रित किया। रसिक प्रिया का रसिक या पारखी का आनंदित करने वाला यह जटिल काव्यगत विवेचना से परिपूर्ण और इसकी रचना अभिजात्य दरबारियों के सौंदर्य बोध और उद्दीपन के लिए की गई। ब्रज भाषा में रसिक प्रिया के रचनाकार केशवदास थे, ये चीज़ भी याद रखना, जो 1551 में ओरछा के राज मधुकर शाह के दरबारी कवि थे। रसिक प्रिया में अनेक प्रेरक अवस्था को उल्लेख हुआ, जैसे प्रेम, मिलन, वियोग, ईर्ष्या, विवाद और इसके परिणाम स्वरूप प्रेमिकों में होने वाली अनबन, गुस्सा जैसी अवस्था का अभिव्यक्ति राधा कृष्ण के माध्यम से दर्शाई गई है। कवि प्रिया केशवदास द्वारा राय परवीन के सम्मान में रचित एक अन्य काव्य है, ये चीज़ भी याद रखना। राय परवीन ओरछा की एक प्रसिद्ध गणिका थी। एक प्रेम कथा है, लेकिन इसके 10वें अध्याय में 12 मासा नामक वर्णन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें साल के 12 महीनों जलवायु मौसम का सटीक वर्णन हुआ है। अलग अलग महीनों के मौसम में लोगों के दैनिक जीवन का वर्णन करते हुए उसमें आने वाले त्योहारों का उल्लेख किया गया। केशवदास ने यह भी उल्लेख किया कि कैसे नायिका नायक को राजी करती है और उसे छोड़कर अपने गंतव्य की ओर अग्रसर ना हो। बिहारी सतसई के रचनाकार बिहारी लाल है, इसे याद रखना। इसमें 700 से 700 पद हैं, जिनकी रचना सूक्ति व नैतिक हाजिर जवाबी के रूप में की गई है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इसकी रचना 1667 ईस्वी के आसपास की, जब वे
जयपुर के राज दरबार में राजा जयसिंह के लिए कार्य कर रहे थे, क्योंकि सतसई की कई सूक्तियों के में संरक्षण का नाम आया है। बिहार सतसई का एक चित्र मेवाड़ में अधिक हुआ, साथ ही साथ ये पहाड़ी शैली में भी इसका चित्रण हुआ है। रागमाला चित्रकला रागों और रागिनियों की चित्रात्मक अभिव्यक्ति है। अब देखो, संगीत को कवि द्वारा परंपरागत रूप में रागों को प्रेम और भक्ति के प्रसंगों में देवी और मानवीय रूप में देखा गया है। पथिक राग एक विशेष अवस्था, दिन के पहर के समय और ऋतु में जोड़ा गया है। रागमाला चित्रकला में सामान्यतः 36 से 42 चित्र पृष्ठ है। ये एक परिवार के रूप में दिखाए गए हैं। ये कौन है, लोग वो करो। प्रत्येक परिवार के मुखिया के पुरुष राग होता है और स्त्री रूप में 6 रागिनियाँ होती है। 6 मुख्य राग है: भैरव, मालकोस, हिंडोल, दीपक, मेघ व श्री। चारण, किंवदंती और अन्य प्रेमाख्यान जैसे डोला मारू, सोहनी महिवाल, मृगावत, चोर, पंचाशिका, लोहचंद्र जैसे साहित्य के कलाकारों के प्रिय विषय थे। रामायण, भागवत पुराण, महाभारत, देवी महात्म्य ऐसे और इस प्रकार के अन्य साहित्य भी सभी शैली के कलाकारों में पसंदीदा विषय थे। इनके अतिरिक्त दरबार के दृश्यों में ऐतिहासिक घटनाओं पर भी प्रचुर संख्या में चित्र बनाए गए, जिसमें शिकार, युद्ध में विजय, उत्सव, वनों, मौज, नृत्य, संगीत, त्यौहार, वैवाहिक उत्सव, राजाओं के छवि चित्रण, दरबारी एवं परिवार के सदस्यगण, शहरी जीवन एवं पशु पक्षियों के चित्र। चोर पंछी का मेवाड़ पढ़ो। मालवा चित्रकला शैली। मालवा शैली 16वीं और 17वीं शताब्दी में फल फूली और यह शैली हिंदू राजपूत दरबार का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी दीवारों में सपाट सरल भाषा जैन पांडुलिपियों में चोर पंचाशिका पांडुलिपि चित्रों की शैलीगत विकास की पूर्णता की परिणति है। राजस्थानी शैली की उत्पत्ति विकास के निश्चित प्रादेशिक भूभाग और उनके शासकों के संरक्षण में हुई। वहीं इसके विपरीत मालवा शैली किसी निश्चित क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हुई है। यह मध्य भारत के बड़े भूभाग में फैली हुई। वहाँ यह छिटपुट में रूप में मांडू, नुसुर्तगढ़, नशे संघ शहर में व्यक्त हुई। कुछ प्रारंभिक तिथि युक्त समूह में अमूर्व शतक को काव्यात्मक रूप से चित्रित किया गया, जिसका समय 1652 ईस्वी में माधव दास द्वारा 1680 ईस्वी में नशेयंग शहर में राग मेघा चित्रकला को चित्रित किया गया है। एक बड़ी संख्या में मालवा शैली के चित्र दतिया महल के संग्रह से प्राप्त हुए हैं। अंततः संकलित चित्र बुंदेलखंड को चित्रकला को केंद्र होने का समर्थन करते हैं, लेकिन दतिया महल के भित्ति चित्रों में मुगल प्रभाव चुनौती देते हैं, जो कागज पर बने चित्रों के एकदम विपरीत है, जो शैलीगत रूप से स्वदेशी व सादगीपूर्ण है। इस शैली में राज्य के संरक्षकों छवि चित्रण का पूर्ण अभाव इस अवधारणा का प्रमाण है कि दतिया के राजाओं ने इन चित्रों को घुमंत कलाकारों को खरीदा होगा, जिनमें जन सामान्य में प्रचलित विषय रामायण, भागवत पुराण, अमृत शतक, रसक पीरे, रागमाला और 12 मास आदि के चित्र बनाए होंगे। 16वीं शताब्दी में दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी में लाहौर के दरबार में मुगल शैली का प्रभाव बढ़ा। प्रांतीय मुगल शैली देश के अनेक भागों में काफ़ी समृद्ध अवस्था में थी। ये मुगल शासन के अंतर्गत जो आते थे, लेकिन शासनकारी मुगल सम्राटों द्वारा नियुक्त शक्तिशाली और संपन्न अधिकारी द्वारा संचालित होता था। ऐसे स्थानों पर मुगल शैली के और विशिष्ट स्थानीय तत्वों से युक्त एक अलग चित्र शैली विकसित हुई, जिसे दक्कन शैली अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और हैदराबाद जैसे केंद्र में विकसित हुई। इसके बाद 17वीं और 18वीं शताब्दी में पहाड़ी शैली में प्रकाश में कोई मतलब नहीं है, देखते रहो, बस एक बार पढ़ लो। मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, जहाँ से हमें चित्रकला की सतत शैलीगत परंपरा देखने को मिलती है। 17वीं शताब्दी के पूर्व स्पष्ट स्वदेशी शैली करण सिंह के मुगल दरबार से संपर्क के कारण अनुवर्ती परिष्कृत शैली के रूप में सामने आई। मुगलों के साथ लंबे युद्ध के कारण मेवाड़ शैली के प्रारंभिक चित्र नष्ट हो गए। मेवाड़ शैली की उत्पत्ति सामान्य 1605 ईस्वी में निसारुद्दीन द्वारा चुनार में चित्रित रागमाला चित्रों से मानी जाती है। इन चित्रों के अंतिम पृष्ठ पर दिए गए विवरण द्वारा उक्त महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। इसके दृश्यगत सौंदर्य का पता चलता है। इसकी 17वीं शताब्दी चित्रकला शैली से काफ़ी समानता है, जिसे हम चित्रों के प्रत्यक्ष उपागम, सरल संयोजन, छिटपुट अलंकारिक विवरण और चटक रंगों के रूप में देख सकते हैं। राजा जगत सिंह 1928-52 के शासनकाल में चित्रों में परिष्कार आया। यह परिष्कार प्रतिभा संपन्न कलाकारों साहिबदीन और मनोहर के कारण आया, जिन्होंने चित्रकला को जीवंतता प्रदान करने की मेवाड़ी चित्रकला की परिभाषा गढ़ी। साहिबदीन ने रागमाला 1628 में लिखी, रसक पीरे और भागवत पुराण 1628 और रामायण के युद्धकांड 1652 चित्रण किया, जिसके पृष्ठ का विवरण है। छोड़ो।
मनोहर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य रामायण का बालकांड है। जगन्नाथ के एक अन्य विशेष प्रतिभाशाली कलाकार जिन्होंने 1719 ईस्वी में बिहार सरसई नामक चित्रवाली चित्रित की, जो मेवाड़ की चित्रकला शैली के लिए अमूल्य योगदान है। अन्य ग्रंथ जैसे हरिवंश, सूरसागर आदि भी 17वीं शताब्दी के अंतिम तिमाही में सचित्र तैयार करवाए गए। विलक्षण में दक्ष चित्रकारी साहिबदीन द्वारा चित्रित रामायण युद्ध कांड का एक अध्याय है। यह सामान्य 1652 ईस्वी तक जगत सिंह रामायण के नाम से जानी जाती रही। इस चित्र में साहिबदीन ने एक नवीन चित्र में युक्त संयोजन तिर्यक रेखाओं परिप्रेक्ष्य का प्रस्तुत किया, जिसका प्रयोग उन्होंने युद्ध की BBC का दिखाने के लिए किया। अनेक वर्णनात्मक तकनीकों का प्रयोग करते हुए कलाकार ने भी कभी एक से अधिक कथाओं को एक ही पृष्ठ पर एक चित्र के रूप में एक कथा को अलग अलग पृष्ठों पर अंकित किया। इस चित्र में युद्ध के समय प्रयुक्त इंद्रजीत के मायावी युद्ध कौशल व जादुई हथियारों को चित्रित किया गया। 18वीं शताब्दी में चित्रकला का विषय साहित्यिक से दरबारी क्रियाकलापों एवं शाही मनोरंजन की ओर क्रमशः स्थानांतरित हो गया। मेवाड़ के कलाकारों ने सामान्य चटक रंगों का प्रयोग किया, जिसमें लाल व पीले रंगों की प्रधानता है। 7वीं शताब्दी के अंत में नाथ द्वारा जो उदयपुर के समीप और वैष्णव धर्म का गढ़ था, चित्रशाला के रूप में परिवर्तित हो गया। विभिन्न त्योहारों के अवसर पर भगवान श्रीनाथ जी के बड़े बड़े चित्र कपड़े में चित्रित हुए, जिन्हें पिछवाई कहा जाता था। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ चित्रकला का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष दरबारी होने लगा। अब न केवल छवि चित्रण में चित्रकला का अतिशय उदय हुआ, बल्कि बृहदाकार एवं आकर्षक दरबारी दृश्य, शिकार के अभियान, उत्सव, अंतपुर के दृश्य खेल जैसे विषय लोकप्रिय हुए। एक पृष्ठ महाराजा जगत सिंह द्वितीय को चित्रित किया गया, जिसमें बात का शिकार करने के लिए जाते हुए देश का भ्रमण कर रहे हैं। प्रदर्शक अंकन तिर्यक रूप से हुआ, जिसमें क्षितिज पीछे का भाग तिर्यक के रूप में ऊपर उठता हुआ संयोजित है। परिणाम स्वरूप अग्रभाग से हमें अनंत परिदृश्य दिखलाई पड़ता है। दृश्य की प्रासंगिकता घटनाक्रम की जटिलता में निहित है, जिसका उद्देश्य घटना को विशिष्ट रूप में दिखाना है। बूंदी चित्रकला शैली। बूंदी में 7वीं शताब्दी में बहुसृजनात्मक विशेष चित्रकला शैली का विकास हुआ, जो अपनी उत्तम रंग योजना, उत्कृष्ट औपचारिक अभिकल्प के लिए उल्लेखनीय है। बूंदी रागमाला 1593 की शैली की आरंभिक और विकासशील चित्रकला माना जाता है, जिसका चित्रण चुनार में हाड़ा राजपूत शासक बौद्ध सिंह ने 1585 से 16 शासन काल में हुआ था। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा था, बनी ठंडी का पूछा था यूपीएससी ने। बूंदी शैली का विकास विशेष रूप से यहाँ के 2 शासकों के संरक्षण में हुआ। राव 76 साल 1631 से 59 में, जिन्हें मुगल शासक शाहजहां ने दिल्ली का वजीर नियुक्त किया और उन्होंने दक्कन विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी ओर उनके पुत्र राव भाव सिंह 1659 से लेकर 82, जो एक उत्साही और भोगलिप्त संरक्षक थे, उनके अनेक छवि चित्र बनाए गए। साथ ही उन्हें इनके अनेक तृतीय युग चित्र भी मिलते हैं। इनके उत्तराधिकारी राजा अनिरुद्ध सिंह 1682-1702 के समय में बेस शैली में संरचनात्मक विकास हुआ। बुद्धू सिंह, जिनकी दाढ़ी मूंछ युक्त छवि कई चित्र में दिखाई देते हैं, जिन्होंने इसके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अनेक राजनीतिक विवादों और 4 बार पदच्युत होने के बावजूद चित्रकला के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। राजा बुद्धू सिंह के पुत्र उमेश सिंह 1771 के लंबे शासनकाल में चित्रण के कार्य उस समय के लिए अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तथापि उस समय के चित्र में सूक्ष्म विवरण देखने को प्रवृत्ति में काफ़ी निखार और परिष्कार आ गया। 18वीं शताब्दी बूंदी चित्रकला में कुछ दक्कनी सौंदर्यगत तत्व दिखाई पड़ते, जैसे चटक और सजीव रंगों के प्रति प्रेम। उमेश सिंह के उत्तराधिकारी बैसेन सिंह 1731 से 1821 ने बूंदी पर 48 वर्षों तक शासन किया। वो एक महान कला पारखी थे। उन्हें शिकार का बहुत शौक था। उन्होंने अक्सर जंगली पशुओं के शिकार उन पर विजय प्राप्त करते हुए चित्रित किया गया है। उनके उत्तराधिकारी राम सिंह 1821 से 89 के समय में बूंदी महल को भित्ति चित्रों से अलंकृत किया गया था, जिनमें दरबारी जुलूस, शिकार के दृश्य और कृष्ण से संबंधित कथाओं को विशेष रूप से चित्रण हुआ। राजमहल में अंकित भित्ति चित्र बूंदी चित्रकला के अंतिम चरण के सुंदरतम उदाहरण है। बूंदी और कोटा चित्रकला की प्रमुख विशेषता है सघन वनस्पतियाँ, सुरम्य भू दृश्यों के साथ विविध पेड़ पौधे, जंगली जीवन, पशु पक्षी, पहाड़ियों व झरनों का मनोहारी चित्रण। इसके साथ साथ जीवंत घुड़सवारों, हाथियों की बूंदी और कोटा दोनों शैलियों में अद्वितीय चित्रण हुआ है। बूंदी कलाकारों के स्त्री सौंदर्य के सभी के प्रतिमान थे, जैसे छोटी ठिकनी, कदकाठी, घुल, मुखाती, पीछे की ओर डलवा माथा, तीक्ष्ण नाक, पतली भुरेका और पतली कमर आदि। बूंदी शैली के पारमी चित्रण में चित्रित रागमाला में फारसी में एक लेख है, जिसके अनुसार इसका चित्रण समय 1591 ईस्वी में चित्रकारों का नाम शेख हसन, शेख अली और शेख हातिम है, जो समय के मुगल दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार और मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद का शिष्य बताते हैं। वे चुनार, जो बनारस के पास स्थित है, चित्रकला के उद्भव को स्थान बताते हैं।
राव मोहसिंह उनके पिता राव सुरजन सिंह ने एक महल का अनुरक्षण किया। वर्तमान में चुनार रागमाला चित्रों के कुछ ही पृष्ठ उपलब्ध है, जिनमें खंबावती, बिल्लावल, मालसरी, भैरवी, पंट मंजिल, गंगानी, कुछ अन्य चित्र सम्मिलित है। ज़्यादा मतलब नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, इतना डिटेल में तो कभी यूपीएससी ने पूछा भी नहीं। बस हाँ, कोई बुक का नाम हो, जिस टाइप से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता हो वो माइंड में जरूर रखना। दीपक रात को रात्रि के समय अपनी प्रियतमा के साथ साथ एक कक्ष में बैठे हुए चित्रण किया गया है, जो 4 दीपों की ज्योति से पूर्ण प्रकाशमान है, जिसमें से 2 दीपों के आधार भग्नोत्तम ढंग से अलंकृत मानव आकृति के रूप में चित्रित किए गए हैं। जो आकाश असंख्य तारों से झिलमिला, चंद्रमा का रंग पीला होता है वह दिखाई दे, जो इस बात को सूचक है कि शिव को एक साथ बैठे कई घंटे व्यतीत हो चुके हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं महल के गुंबद के ऊपर के कलश पर बाहर की ओर आती हुई एक पट्टी है, जिस पर केवल दीपक राग लिखा हुआ है। इसे चित्र की रचना की प्रक्रिया सूचना मिलती है कि प्राय चित्र पूर्ण करके इसे सुलेलेख को दिया जाता है। इस संदर्भ में कविता कभी लिखी नहीं गई है। शीर्षक कलाकार के लिए संकेत होता है कि उसे क्या चित्रित करना है। 12 मासा बूंदी चित्रकला का लोकप्रिय विषय है। जैसा कि पहले ही उल्लेख हुआ है कि ये 12 महीनों का वातावरणीय विवरण है, जो केशवदास की पुस्तक की अभिप्रिया के 10वें अध्याय का भाग है, जिसे ओरछा की गणिका राय परवीन के लिए लिखा गया था। कोटा चित्रकला बूंदी कुशल पारंपरिक चित्रकला ने राजस्थान शैली को एक बहुत उत्कृष्ट शैली और कोठा को उद्दीत किया। यह शैली शिकार के दृश्य चित्रित करने में उत्कृष्ट थी। पशुओं के शिकार के असाधारण उत्साह जुनून को प्रकट करती थी। बूंदी और कोटा 1625 ईस्वी तक एक ही राज्य थे। तो जहांगीर ने बूंदी साम्राज्य को विभाजित करके एक भाग राव रतन सिंह बूंदी के भोज सिंह के पुत्र मधु सिंह को पुरस्कार स्वरूप दिया, जिसने दक्कन में जहांगीर के पुत्र राजकुमार शहजादे खुर्रम शाहजहां के विद्रोह के खिलाफ वीरता का परिचय दिया था। बूंदी से अलग होने पर जगत सिंह 1658 से 83 के शासनकाल में 1660 में कोटा में अपनी अलग शैली की शुरुआत हुई। आरंभिक काल में बूंदी और कोटा शैली में अंतर नहीं किया जा सका, क्योंकि कुछ दशकों तक कोटा की चित्रकार ने बूंदी की कला को ही ग्रहित किया हुआ था। कुछ संरचना पूर्णतः बूंदी चित्रों से ली गई थी, परंतु मानव कृति और वास्तुकला में इस प्रवृत्ति को गैर अनुरूपता की अतिशयोक्ति दिखाई देती है। कोटा चित्रकला शैली की प्रवृत्ति ने आने वाले दशकों में आश्चर्यजनक ढंग से अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। राम सिंह प्रथम के समय तक कलाकारों ने पूर्ण मनोभाव से अपने विषय की वीरता की सूची का स्तर बढ़ाया। ऐसा प्रतीत होता है कि कोटा के कलाकारों ने सर्वप्रथम वन दृश्य चित्रों को अपनी रचनाओं के वास्तविक विषय के रूप में चित्रित किया। उमेश सिंह 10 वर्ष की आयु में राजा सिंहासन पर बैठे, किंतु उसके शक्तिशाली राज्याधिकारी जालिम सिंह युवा राजा को खुश करने के लिए शिकार की व्यवस्था करते थे, जबकि वे राज्य कार्यों के नियंत्रण करते थे। इस प्रकार उमेश सिंह ने कम समय में सभी को वन्य जीवों और जुआ खेलने में व्यस्त कर लिए और अपना अधिकांश समय शिकार में व्यतीत किया। समकालीन चित्र उनके पराक्रम और कीर्तिमान प्रस्तुत करते। इस समय के कोटा चित्र शतरंज के जुनून को दर्शाते हैं, जो एक सामाजिक प्रथा बन गया, जिसे खेलने के लिए दरबार की स्त्रियां भी शामिल होती थी। कोटा चित्र विशिष्ट रूप से सहज है, इसमें सुलेखन के निष्पादन और मुख्यतः दोहरे नयनपट में छाया अंकित करने पर जोर दिया जाता है। कोटा कलाकारों ने पशु युद्ध के प्रतिवादी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बीकानेर चित्रकला शैली राव बीका राठौड़ ने 1488 में राजस्थान राज्य में सबसे अधिक उन्नत राज्य बीकानेर की स्थापना की थी। अब ये राजस्थान पीसीएस के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए नो। उसके शासनकाल में अनूप सिंह ने एक पुस्तकालय स्थापित किया, जो पांडुलिपि चित्रकला का कोष बना। लंबे अंतराल तक मुगलों की संगति के परिणाम स्वरूप बीकानेर में विशेष चित्रकला का भाषा विकास हुआ, जो मुगल शैली के लालित्य और रंग पट्टिका से प्रभावित थी। शिलालेख साक्ष्यों के अनुसार मुगल शैली के मुख्य कलाकार 17वीं शताब्दी में बीकानेर आए और वहाँ काम किया। कर्ण सिंह ने उस्ताद अली राजा, जो दिल्ली का मुख्य कलाकार था, को नियुक्त किया। उसने आरंभिक कार्य बीकानेर शैली की शुरुआत को प्रतिनिधित्व करते, जो लगभग 1650 के समय के हो सकते हैं। अनूप सिंह के शासनकाल में रुकनुद्दीन, जिसे पूर्व मुगल दरबार से आए थे, मुख्य कलाकार था, जिसकी शैली में देशज मुहावरों के साथ दक्षिणी या दक्कनी और मुगली परंपरा का मिश्रण था। महत्वपूर्ण ग्रंथों जैसे रामायण, रसिक प्रिया और दुर्गा सप्तशती का चित्रित किया गया है। इब्राहिम नाथू, साहिबजान और ईसा आदि इसके चित्रकला के जाने माने कलाकार थे। बीकानेर में चित्रशाला बनाने की प्रथा प्रचलित थी, जिन्हें मंडी कहा जाता था। यहाँ कलाकारों के समूह मुख्य चित्रकार के निर्देश में चित्र रचना करते थे। शिलालेख ये सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि रुकनुद्दीन, इब्राहिम और नाथू इनमें कुछ व्यावसायिक चित्रशालाओं को संभालते थे। कुछ मंडी अनूप सिंह के शासनकाल में अस्तित्व में थी। चित्र पूर्ण होने पर दरबार के अभिलेखक विद मुख्य कलाकार का नाम, उनके दिनांक चित्र के पीछे लिखते थे। इस अभ्यास के परिणाम स्वरूप मुख्य कलाकार का नाम
उसके शिष्यों के कार्यों पर अंकित किया जाता था जो अपने गुरु जैसी शैली में चित्र नहीं बना सकते थे। जबकि इन प्रविष्टियों से स्पष्ट होता है कि मुख्य कला का विशेष अवसर पर चित्रों को अंतिम रूप देते थे। इसके लिए गुदराई शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका मतलब था ऊपर उठाना। नवीन चित्रों के निर्माण की गतिविधियों के अतिरिक्त चित्रों की मरम्मत या सुधार तथा पुराने चित्रों को बनाने के कार्य भी चित्रशाला को सौंपा जाता था। बीकानेर शैली के कलाकार छवि चित्रणों की प्रता देते हैं और उनमें से बहुत से चित्रण ऐसे हैं जिनमें उनकी वंशावली की जानकारी भी शामिल है। उन्हें उस्ताद या उस्ताद कहते हैं। रकुद्दीन ने कोमल अंगों की तान से अति सुंदर चित्र बनाए। इब्राहिम के काम में धुंधले स्वप्न जैसे गुण है। उनकी मानव कृतियों में चेहरे की सुंदरता के साथ सुडौल है। उनकी चित्रकला बहुत उन्नत प्रतीत होती है। उनके नाम विभिन्न चित्रों में संग्रह में आते जैसे 12 रागमाला और रसिकप्रिया। बही के साहब किताब, राशि, अभिलेख, दिन प्रतिनिधि की दिन दीनी और कई शिलालेखों ने बीकानेर चित्रों को सर्वश्रेष्ठ दस्तावेजों वाली चित्रकला शैली बना दिया। मारवाड़ी और कभी कभी फारसी अभिलेखों से कलाकारों के नाम, दिनांक, कुछ स्थानों, यहाँ तक कि निर्माण स्थल अक्सर जिसके लिए चित्र बनाए जाते थे आदि का भी पता चलता है। किशनगढ़ चित्रकला शैली व्यापक रूप से राजस्थान के सभी लोग कोई इंपॉर्टेंट नहीं, मैं फिर बारह बता रहा हूँ, एक बार पढ़ के निकलता है। लघु चित्रकला में सबसे अधिक किशनगढ़ शैली के चित्र अपनी उत्कृष्ट बनावट और धनुष्कार भौं से बने चेहरे, कमल के पंखुड़ के समान हल्की गुलाबी रंग की आंखें, जो कि पलके, सुगठित नुकीली नाक, पतले होठ जैसी शैलकर विशेषता से अपनी विशेष पहचान बनाते हैं। जोधपुर के राजा पुत्र में से एक पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ की राज्य की स्थापना की। 7वीं शताब्दी में मान सिंह के संरक्षण कलाकार पहले से किशनगढ़ दरबार में काम कर रहे थे। राज सिंह ये है जो फेमस है बनी ठनी की निहाल चंद द्वारा बनाई गई थी। के शासनकाल के दौरान 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में राज्य में एक विशेष शैली विकसित हुई जिसमें लंबी मानवगति प्रचुरता से हरे रंग का प्रयोग और मनोरम दर्शक चित्रण किया। वल्लभाचार्य के पश्चिमी मार्ग में राज सिंह के आरंभिक प्रयास से कृष्ण लीला किशनगढ़ शासकों पसंदीदा विषय बन गया और उनके दरबारी कला की प्रमुख बाग का प्रतिनिधित्व किया गया। निहालचंद सावंत सिंह के सबसे मशहूर उत्कृष्ट कलाकार था। निहालचंद ने सावंत सिंह के लिए 1735-57 तक कार्य किया और सावंत सिंह की कविताओं पर चित्र संयोजित के जो मुख्य दिव्य युगल राधा कृष्ण बने थे। इन्हीं दरबारी प्रयोग से प्राय विशाल मनोरम प्रदेश में छोटी आकृति के रूप में बारीकी चित्रण किया गया। किशन के कलाकारों ने स्पष्ट रंगों द्वारा दर्शक चित्रण को उजागर किया। जोधपुर चित्रकला शैली 16वीं शताब्दी में मुगलों की राजनीतिक उपस्थिति से उनकी सौंदर्यात्मक दृष्टि का प्रभाव छवि चित्रण और दरबारी दृश्य चित्रों आदि पर नजर आता है। हालांकि स्वदेशी लोक शैली संस्कृति इतनी व्यापक और गहरी पीठ ले हुए था कि उसका प्रभाव हावी नहीं होने दिया और अधिकांश संग्रह चित्र में प्रचलित रही। रागमाला पाली में चित्रित एक आर्मी चित्र संग्रह है जो कलाकार वीरजी द्वारा 1623 में चित्रित किया गया है। इन चित्रों की रचना का शुरुआत 7वीं शताब्दी के मध्य में महाराजा जसवंत सिंह 1638 काल में हुई थी। छवि चित्रण दरबारी जीवन को प्रदर्शित करने वाले दस्तावेज चित्रों की प्रथा इन्हीं के संरक्षण में लगभग 1640 में शुरू हुई थी और इसका 19वीं शताब्दी में छायाचित्र के आगमन तक एकमात्र विशिष्ट एक अधिकार रहा। तब तक यह चित्रों के अभिलेख वृत्तांत का पर्याय बन गया। जसवंत सिंह के अनेक छवि चित्र मिलते हैं। श्रीनाथ जी के वल्लभ पंत की ओर व्यक्तिगत झुकाव होने के कारण उन्हें कृष्ण से संबंधित विषय को भागवत पुराण के साथ विशिष्ट रूप से संरक्षित किया। ये कोई मतलब नहीं है क्योंकि इतना यूपीएससी जाएगा तो देखो मुगल पीरियड तक रहेगा वो, ज़्यादा एंशियंट मिडिवल काल तक गुप्ता ही उधर, ना कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उनका उत्तराधिकार अजीत सिंह और औरंगजेब के 25 वर्षों के युद्ध के बाद राजा बना, जो कि प्रसिद्ध योद्धा वीर दुर्गादास राठौर द्वारा लड़ा गया था। अजीत सिंह ने सफलतापूर्वक मेवाड़ को पुनः अपने अधिकार में किया। अजीत सिंह के काल में दुर्गादास और उसकी बहादुर की कविताओं को और दरबारी चित्रकला में प्रसिद्ध प्राप्ति हुई। दुर्गादास की घुड़सवारी छवि चित्र बहुत प्रसिद्ध हुए। जोधपुर चित्रकला के अंतिम चरण की रचनात्मकता मानसिंह के शासन काल से मेल खाती है। उसके समय के महत्वपूर्ण चित्र संज्ञा रामायण, ढोला मारो, पंचतंत्र और शिव पुराण में है। रामायण चित्र बहुत रुचिकर है क्योंकि कलाकार अपने समय के समझ के अनुसार जोधपुर को राम के अयोध्या के रूप में प्रस्तुत किया, इसलिए बाजार, गलियां, प्रवेशद्वार आदि उस समय के जोधपुर का आभास कराते। वास्तव में सभी चित्रकला शैलियों में स्थानीय वास्तुकला, पहनावा और सांस्कृतिक पहलू कृष्ण, राम और अन्य कहानी से एक दूसरे से जुड़े हुए चित्रों में प्रदर्शित हुए हैं। मानसिंह नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। उनकी चित्रकला में नाथ गुरुओं के साथ चित्र मिलते हैं। नाथ चरित्र के समुच्चय को भी चित्रित किया गया है। 19वीं शताब्दी तक मेवाड़ चित्रों के पीछे लिखे वर्णन में जो चित्र के विषय में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है। यदा कदा तिथियां अंकित हुई है और बहुत कम कलाकारों के नाम और स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है।
जयपुर चित्रकला शैली की उत्पत्ति उसकी पूर्व राजधानी आगरा में हुई थी, जो मुगल राजधानी आगरा और दिल्ली से सभी बड़े राजपूत राज्यों से निकटतम थी। शुरुआती समय से जयपुर के शासकों ने मुगल सम्राटों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे, जिन्होंने आमेर में कलात्मकता को बहुत प्रभावित किया। राजा बहरमल ने अपनी बेटी की शादी अकबर से की। उनके पुत्र भगवत दास अकबर के घनिष्ठ मित्र थे। उनके बेटे मान सिंह और अकबर के सबसे विश्वसनीय सैन्य प्रमुख थे। एक प्रभावी शासक सवाई जय सिंह ने 1727 में अपने नाम पर एक नई राजधानी जयपुर की स्थापना की और आमेर से स्थानांतरित हो गए। उनके शासनकाल में जयपुर चित्रकला शैली संपन्न हुई और एक नामांकित स्वतंत्र शैली के रूप में उभरी। दरबारी दस्तावेजों से पता चलता है कि कुछ मुगल कलाकारों को अपनी चित्रकला का हिस्सा बनाने के लिए दिल्ली से लाया गया। वे वैष्णव संप्रदाय के प्रति आकर्षित हुए। राधा कृष्ण विषय पर अनेक चित्रों का निर्माण किया। रसप्रिया, गीत गोविंद, 12 मास और रागमाला पर आधारित चित्रों के संग्रह उनके शासनकाल के दौरान कलाकारों ने इनमें आश्चर्यजनक ढंग से बनाए। ये देखो जयपुर के बारे में उस टाइम का। नायक की आकृति शासक से मिलते जुलती है। छवि चित्रण भी उनके समय में बहुत लोकप्रिय था और एक निपुण चित्रकार साहिब राम उनकी चित्रकला का हिस्सा था। मोहम्मद शाह और एक अन्य कलाकार था। सवाई ईश्वरी सिंह ने भी इसी कला का संरक्षण किया। धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथों के अतिरिक्त उन्होंने अपने आसपास के स्थानों को भी चित्रित किया, जैसे कि हाथी की सवारी, सुअर है, बाघ का शिकार, हाथी के झगड़े आदि। सवाई माधो सिंह ने भी अपने दरबारी जीवन की घटनाओं को अंकित करने की ओर आकर्षित हुए। 18वीं शताब्दी से समय था जब सवाई प्रताप सिंह की इच्छा अनुसार मुगल प्रभाव कम हुआ और जयपुर शैली पुनर्निर्मित सौंदर्य साधन के साथ मुगल और स्वदेशी शैलीगत विशेषताओं का मिश्रण बनी। यही जयपुर के लिए दूसरा संपन्न काल था। प्रताप सिंह ने लगभग 50 कलाकारों को नियुक्त किया। तब एक विद्वान, कवि, बहुसर्जक लेखक और कृष्ण के उत्साही अनुयायी थे। उनके समय में शाही छवि चित्रण, दरबारी शान शौकत को प्रदर्शित करने वाला चित्रों के अलावा साहित्यिक और धार्मिक विषय जैसे गीत गोविंद, रागमाला, भगवत आदि विषय को नए सिरे से प्रोत्साहन मिला। कई स्थानों पर छापकर बने चित्रों की प्रतियां बनाई गई है। 19वीं शताब्दी के आरंभ से सोने पर्चियों मात्रा में प्रयोग हुआ। जयपुर में बड़े आकार के आकृति और जीवंत आकार के छवि चित्रों का निर्माण किया गया। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं, बस यहाँ ये लोगों को बुक है तो वो याद रख लो। तो यूपीएससी क्वेश्चन उसी टाइप के पूछे हैं। भागवत पुराण। मध्यकालीन युग में भागवत पुराण के भगवान कृष्ण के जीवन और उसकी लीलाओं के विभिन्न दृश्यों को चित्रित कलाकारों के लोकप्रिय विषय रहे हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित ये चित्र कृष्ण और दानव सप्तासुर के वध को दर्शाता है। भागवत पुराण के पृष्ठमाला शैली के विशिष्ट उदाहरण है, जिसमें सत्ता की बड़ी सावधानी पूर्वक विभाजित किया गया और प्रत्येक भाग में एक घटना के अलग अलग दृश्य अंकित किए गए। इनमें से कृष्ण के जन्म के बाद नंद और यशोदा के घर आयोजन उत्सव का दृश्य अंकित है। पुरुष और स्त्री नाच गा रहे हैं। निचले बाएं और ऊपरी मध्य भाग में आनंदित अभिभावक नंद एवं धर्मार्थ की यशोदा गतिविधि में व्यस्त है और ब्राह्मणों शुभचिंतकों को मध्य बाएं एकदम दाएं गाय एवं बछड़े को ध्यान देते दर्शाया गया है। बहुत सा स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जा रहा है। मध्य भाग में स्थित स्त्रियां बाल कृष्ण की नजर उतार रही है। ऊपर बाई और कथावंत कृष्ण द्वारा दानव सप्तासुर को अपने पैर कोई मतलब नहीं है। मारो रागिनी। मेवाड़ के रागमाला चित्रों का संग्रहण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इनमें से चित्रण में कलाकार संरक्षण से स्थान और चित्र की दिनांक के बारे में निर्णायक दस्तावेज साक्ष्य दिए गए हैं। मारो रागिनी संग्रहालय में से एक, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। चित्र पाई गई अभिलेख का प्रारंभिक हिस्सा मारो रागिनी का प्रतिनिधित्व करते हुए मारो को राग सीरी की रागिनी के रूप में वर्गीकृत करता है और इनकी शारीरिक सुंदरता और उनके प्रिय पर इसके प्रभाव का वर्णन करता है। यह अगला भाग जो पढ़कर मनोरंजक लगता है। 1685 वर्षों में असोवद नो राणा श्री जगत सिंह और राजेन उदयपुर मध्य लिखित। क्या ही मतलब है, मैं फिर बता रहा हूँ, टाइम खराब मत करना, एक बार पढ़ के बस। इसमें से 11th और जो 12th की आर्टिकल की एनसीईआरटी, इसमें से एक पेज का भी नोट्स नहीं बनेगा, इसे याद रख लेना, कोई काम की नहीं है ये। संवत 1685 वास्तव में 1628 ईस्वी में साहिबुद्दीन को चितारा कहा गया, जिसका अर्थ है वो जो चित्रित है, जो चित्रण है। कार्य को लिखितम कहा गया, जिसका अनुवाद लिखा हुआ, क्योंकि कलाकार का लक्ष्य चित्र में लिखे पद के समतुल्य चित्र प्रस्तुत करना था। मारो को राग सहचर्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि क्षेत्र के लोकगीतों और मौखिक परंपरा में डोला मारू गीत कथा का लोकप्रियता गहरी पेट बनाए हुए हैं। इन डोला नाम के राजकुमार मारू की कहानी है, जिनके एक साथ होने के कई संघर्ष से गुजरना पड़ा। कहानी का आधा परीक्षण और पीड़ा, अमंगलकारी रिश्तेदार, दुखद दुर्घटनाएं, चित्र में उन्हें पेट ऊपर बैठाकर भागते हुए दर्शाया गया है। राजा अनुरुद्ध सिंह हाडा, अभी कौन है, हिस्ट्री में कौन जानता है।
अरे मैं फिर बता रहा हूँ, जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री है उसी को ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि अगर वो क्षेत्रीय रूप से जाने लगी तो भाई फिर तो हर राज्य के अलग अलग संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर रहा है। यूपीएससी कभी नहीं जाएगा, यूपीएससी जाएगा सेंटर में जो हमेशा रहा है। हाँ, ये जिन जैसे मान लो स्टेट पीसीएस है उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ये चैप्टर। अनिरुद्ध सिंह भाऊ सिंह का उत्तरदायित्व जो रोचक दस्तावेज साक्ष्यों के साथ इनके समय की चित्रकला के कुछ उल्लेखनीय अवशेष बचे हुए हैं। 1680 में कलाकार तुलसी राम द्वारा चित्रित अश्वारोही अनिरुद्ध का चित्र बहुत अच्छित है। यह कलाकार की गति की धारणा और गति घोड़े की गति का प्रतीक है, जिसे अग्रभूमि के प्रतिदान की पूरी तरह उपेक्षा करके दिखाया गया। घोड़े की हवा में इतनी तेज दौड़ाते हुए दिखाया गया कि जमीन दिखाई नहीं देती। इस प्रकार के चित्र आज भी कथाओं में चित्रित है। चित्र के पीछे तुलसी राम राजकुमार कंवर अनिरुद्ध सिंह के नाम अंकित है, लेकिन सामने राव 76 साल के छोटे पुत्र बरहन सिंह का नाम अंकित है। कुछ विद्वानों का मानना है कि चित्र बरहन सिंह का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि ज़्यादातर लोगों की राय की यह सिंहासन पर बैठने से पहले युवा अनिरुद्ध सिंह को दर्शाता है। क्या ही मतलब है, अब ये भी कोई मतलब नहीं। चौगन खेलते राजकुमारी चित्रकला में कलाकार दाना द्वारा राजकुमारी को अपने साथियों के साथ चौगान वो लोग खेलते दर्शाया गया, जो मानसिक शासन काल के जोधपुर चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है। संभावना की मुख्य दरबार से ही हो सकती है और नहीं भी, क्योंकि कहीं शैली की शैलीगत प्रभाव इसमें प्रकट होता है। जैसे इस तरह को चित्रित करने में मुगल प्रभाव दिखता है, घोड़े के चित्रण में दक्कन का प्रभाव, चेहरे की विशेषता में चित्रण बूंदी और किशनगढ़ और हरे रंग के सपाट सतह पर पृष्ठभूमि के लिए स्वदेशी वरीयता को संकेत मिलता है। चित्र के ऊपरी हिस्से में एक पंक्ति लिखी है जिसका अनुवाद इस प्रकार है: घोड़े पर सवार युवतियों का खेल। यह चित्रकला 1810 में बनाई गई थी और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। झूले पर कृष्ण उदास राधा, यह चित्र कला रसिक पीढ़ी को दर्शाती है। इसमें कलाकार का नाम और तारीख अंकित है। 1683 में कलाकार नरीदीन द्वारा इसे चित्रित किया गया है, जिन्हें बीकानेर दरबार में 1674 से 1698 तक कार्य किया। ये चित्र वास्तुकला दृश्य चित्रण के तत्वों को न्यूनतम और सांकेतिक प्रतिनिधित्व के साथ एक शुद्ध और सरल रचना प्रस्तुत करता है। चित्रकला को दो भागों में विभाजित करने के लिए नरीदीन ने चित्र के मध्य में हल्के तरंगित टीले के रूप में सरलता से नियोजित किया है। यह नियोजन एक शहरी विन्यास को पेड़ से लदे ग्रामीण क्षेत्र में बदल देता है, या इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्र को शहरी विन्यास में बदल देता है। चित्र के ऊपरी हिस्से में चित्रित वास्तुलिपि मंडल उस स्थान को महल के आंतरिक हिस्से के रूप में दर्शाता है, जबकि हरी घास के मैदान पर कुछ वृक्ष बाहरी और देहाती परिदृश्य को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार घर के अंदर और बाहर होने वाली गतिविधियों को कोई भी समझ सकता है। चित्र के ऊपर हिस्से में कृष्ण एक गोपी के आवास में झूले पर बैठे उसके साथ आनंद ले रहे हैं। उनके विनोद स्थल के बारे में जानने पर रूठी हुई राधा दुखी होकर ग्रामीण बस्ती से दूर एक वृक्ष के नीचे अकेले बैठ जाती है। राधा के दुख के बारे में जानकर कृष्ण व्याकुल हो उठते हैं और उनके पीछे आते हैं, परंतु संधि नहीं होती है। इस बीच राधा की सखी के प्रकरण पता चलता है और वह संदेशवाहक और शांति दूत की भूमिका निभाती है। वह कृष्ण के पास आती है और उन्हें राधा के दुख और दुर्दशा के बारे में बताती है और ये राधा को मानने के लिए प्रार्थना करती है। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं, ये ऑलरेडी बहुत फेमस चित्र है, ये इसको मोनालिसा बोला जाता है, इसलिए यूपीएससी ने इसका क्वेश्चन पूछा था। बस एक क्वेश्चन बना था, और जो भी ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसलिए बना था। ये एक पिक्चर थी या एक गाना सॉन्ग या एक सॉन्ग था? पिक्चर, फोटो यहाँ लिखा हुआ है एक गाने के बारे में कि युवा गायिका के प्रेम में दीवाने थे, जिसे बनी ठनी का नाम दिया गया था। फोटो दिख नहीं रही, यही फोटो है। सावन सिंह ने भरतवास में लेखक नागरी दास के नाम से कृष्ण और राधा पर भक्तिपूर्ण कविता की रचना की। आइए आगे तो पढ़ो ना, तुम एक लाइन को लेके कंक्लूजन कैसे निकाल रहे। उनके बारे में कहा जाता है कि युवा गायिका के प्रेम में दीवाने थे, जिसे बनी ठनी का नाम दिया गया। उसका सौंदर्य मोहित करने वाला था, क्योंकि उसकी सुंदरता और शिष्टता अद्वितीय थी। वह राज सिंह के पत्नी की परिचारिका थी और एक अत्यंत प्रतिभाशाली कवित्री, गायिका और नर्तकी थी। बनी ठनी सावन सिंह की कविता की प्रेरणा स्रोत थी, समझे। जिन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर कविता लिखी, उन्होंने एक कविता बिहार जस चंद्रिका में बनी ठनी के बारे में लिखा, जो निहाल चंद्र के चित्र में बनी ठनी का आधार बनी। इस प्रकार कविता और चित्र का सम्मिश्रण प्रदर्शित होता है। सब जनों की हत्या से परेशान सावन सिंह ने अंततः 1757 में सिंहासन त्याग दिया और बनी ठनी साथ वृंदावन चले गए। किशनगढ़ के अति रंजित चेहरे का प्रकार, जो किशनगढ़ शैली का विशिष्ट और प्रमुख शैलीगत पहचान माना जाता है कि ये बनी ठनी की आकर्षक तेज चेहरों की विशेषताओं से लिया गया है।
निहाल चंद्र किशनगढ़ के अति सुंदर और विशिष्ट मुख्य कृति का रूप बदलने का श्रेय दिया जाता है, जो सावन सिंह में बनी ट्रेनिंग की आकृति में राधा और कृष्ण के नयन नाभिराम दृश्य में शानदार रंगों से चित्रित हुआ। राधा के रूप में बनी ठंडी चित्र में राधा का चेहरा, उसकी घुमावदार आंखों, भौहों के अतिरिक्त मेहराब, तीक्ष्ण नाक, गालों पर सफेद लहरदार केस, पतले होंठ और इस पर ठोड़ी अद्वितीय विशेष चित्र छोड़ो। बन्नी ठन्नी एक सिंगर थी। अरे हाँ, वो हो सकता है, पर ये चित्र के बारे में है। ये बनी ठनी जो है ये चित्र है, उसका चित्र है। ये चित्रकूट में राम और उनके परिवार का मिलन, यही पढ़ा ना। हाँ, घुमावदार चित्र 40-50 की मध्य चित्र कथा की निरंतरता को चिंतित करने उत्कृष्ट उदाहरण। साधारण से दिखने वाले झोपड़ी, पर्णकुटी जैसे आधारभूत सामग्री जैसे मिट्टी, लकड़ी, हरे पत्ते, पहाड़ी तलहटी के जंगल में वर्षों से घिरे ग्रामीण दृश्य रूप में स्थापित किया गया, जहाँ रामायण वह प्रसंग घटित हुआ था। कलाकार घुमाने बाएं से कथा शुरू करते हुए इसे दाएं और समाप्त किया। रामायण ग्रंथ जब राम को वनवास भेजा गया तब भरत वहाँ उपस्थित नहीं थे। दशरथ के निधन के पश्चात दुख से उभरने पश्चाताप में डूबे भरत अपनी तीनों माता और ऋषि विशिष्ट और दरबारी साथ राम को मनाने के लिए उनसे मिलने जाते हैं। चित्रकला में कहानी 3 माताओं के साथ शुरू होती है, जो चित्रकूट में राजकुमारी की पत्नी के साथ झोपड़ी नुमा आवासों की ओर बढ़ती है। माताओं देखते राम, लक्ष्मण, सीता श्रद्धा में झुक जाते हैं। सौग्रस कौशल्या अपने पुत्र राम के पास पहुंचती है, उन्हें अपने भाव में ले लेती है। राम तब अन्य 2 माताओं सुमित्रा और कैकेयी के सम्मानपूर्वक नमस्कार करते हैं। फिर वे करते हुए निष्ठापूर्वक ऋषि को स्वीकार करते हुए नीचे बैठकर उनसे बात करते हैं। जब ऋषि दशरथ की मृत्यु पर समाचार सुनाते हैं तो राम वेदना में एकाएक गिर जाते हैं। सुमंत को ऋषि के पीछे श्रद्धापूर्वक खड़े हुए दिखाया गया। तीनों माताओं लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न की पत्नी सीता से बात करते दर्शाया गया। दाईं तरफ चित्र की चौखट से बाहर निकलने के वाले समय के साथ कथा की समाप्ति होती है। क्या ही मतलब है, ठीक है। देखो, मैं एक फिर बार बता रहा हूँ कि अब जो क्वेश्चन देखना जो यूपीएससी 2018 में पूछा था उसने, मैं फिर बार बता रहा हूँ, जब तक यूपीएससी पीवाईक्यू का आइडिया नहीं होगा ना तो आप लोग भटकोगे। अभी इसमें कुछ भी नहीं है इन एनसीईआरटी में, एक बार पढ़ के को निकल जाओ। और वो ऐसा क्वेश्चन था कि वो आप कोई ज़रूरी नहीं है उसमें कुछ पढ़ने की, वो वैसे बना सकते थे। आपने बचपन से अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया रखा है तो 2018 में आया था, मुझे याद है। और उस क्वेश्चन को मैं सही करके आया था, मैं तो उस टाइम कुछ भी नहीं पढ़ा था। चल जा भाई, रुको। आपकी बारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला 24वां नंबर रिपीट होगा। ये क्वेश्चन अब क्या रिपीट हो रहा है 2023 में। ये देखो, सुपरचित चित्र बड़ी ठहली किस शैली का है? बस किशनगढ़ शैली का। अरे देखो देखो, सारे एनसीईआरटी में दिया है। चलो छोड़ो। उस टाइम पे सर शैली बहुत ज्यादा पूछी जाती थी ना हर एग्जाम में। अरे नहीं, ये फेमस था। और उस टाइम ऐसा था कि 26 जनवरी के दिन जो प्रोग्राम में ना इसका ऐसा शो किया गया था, और उस टाइम चर्चा में थी बस ये, और कुछ ही नहीं था इसमें ऐसा, इसीलिए क्वेश्चन बना था। और क्या, और फेमस है, इसको बोला जाता है मोनालिसा बोला जाता है भारत के इसको, उस चित्र को। इस मोनालिसा वो फेमस है। ठीक है, ये चैप्टर वो पढ़ लेते हैं। मुगल चित्रकला लघु चित्रकला शैली है जो 16वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। यह चित्रकला परिष्कृत तकनीक और विषय वस्तु की विविधता के लिए जानी जाती है। मुगल चित्रकला ने कई परिवर्तित चित्रकला शैलियों भारतीय चित्रकला शैलियों को प्रेरित किया, जिसके कारण भारतीय चित्रकला मुगल चित्रकला शैली का विशिष्ट स्थान है। मुगल शासक विभिन्न कला रूपों के संरक्षक थे। प्रत्येक मुगल उत्तराधिकारी ने अपनी रुचि और पसंद के आधार पर सुलेखन, चित्रकला, वास्तुकला, किताब बनाना, वस्तु के चित्रित करना आदि के विकास में अपना योगदान दिया। उन्होंने कलाकारों को चित्रकला एलिटे में गहरी रुचि लेकर अभूतपूर्व नई शैली का पालन पोषण कर तत्कालीन कला प्रदेश को गतिशीलता प्रदान की और उसे नई ऊंचाई पर ले गया था। मुगलकालीन चित्रकला समझने के लिए प्राय मुगलकालीन राजनीतिक वंशावली को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बना है, 2 बार क्वेश्चन बना है।
ये 2018 में बना और एक आगे 2019 में बना था। अभी देखो ये मेन स्ट्रीम है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। मुगल थे लघु चित्रकला में देसी विषय वस्तु चित्रकला शैली फारसी शैली में, उसके बाद यूरोपीय शैली का सम्मिश्रण रहा। इस काल की कलाओं में देसी व विदेशी प्रभाव के घुलने मिलने की झलक दिखाई देती है। मुगल चित्रकला शैली को अपने चरम पर इस्लामिक, भारतीय, यूरोपियन दृश्य संस्कृति और सौंदर्य के अति परिष्कृत मिश्रित रूप को प्रस्तुत करती है। मिश्रित शैली वाले चित्रों को देखते हुए उस काल में निर्मित कलाकृतियों को यह समृद्ध खजाना पहले से चली आ रही उस काल के पारंपरिक मूल भारतीय व ईरानी शैली से काफ़ी अधिक विकसित था। इस शैली का महत्व इसके सदस्यों के उद्देश्य, प्रयासों, इसके कलाकारों के बेजोड़ क्षमता में निहित है। यहाँ द्वितीय चित्रकला शैली कलाकारों और कला संरक्षकों के दोनों के दार्शनिक विचार, अभिरुचि, विश्वास और सौंदर्य बोध की कलात्मक अभिव्यक्ति है। मुगल दरबार में कला अधिक औपचारिक हो गई क्योंकि वहाँ कार्यशालाएँ थी। कार्यशाला में ईरान से बुलाए गए चित्रकार भी शामिल होते थे, जिसका परिणाम स्वरूप विशेष रूप से अपने आरंभिक वर्षों के दौरान मुगल चित्रकला शैलियों में भी भारतीय व ईरानी चित्रकला शैलियों का अति सुंदर सामंजस्यपूर्ण मिश्रण हुआ। मुगल कालीन चित्रकला के श्रेष्ठ भारतीय और ईरानी दोनों मूल के चित्रकारों द्वारा उनकी अलग अलग चित्रकला शैलियों को विशेषता को विवेकपूर्ण मिलान करने से उपलब्ध हो सकी। इन चित्रकारों ने मुगल शैली के निर्माण और इसे कलात्मक शिखरों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुगल चित्रकला में सुलेख चित्रकार, जिल्दसाज, मच्छी, सोना फेरने वाले होते थे। उस समय के महत्वपूर्ण आयोजनों के विवरण अस्थिर और शासक की रुचियाँ चित्रों में दर्ज किए जाते थे। ये चित्र सिर्फ शाही परिवार के सदस्यों को देखने के लिए होते थे। चित्र प्राय शाही व्यक्तियों की बौद्धिक व मानसिक संवेदनशीलता के अनुकूल चित्रित किए जाते थे। चित्र पांडुलिपि और एल्बम के भाग होते थे। भारत में कला और चित्रकला की परंपरा के समृद्ध ऐतिहासिक जड़ों के बारे में हम पहले के अध्याय में पढ़ चुके हैं। भारत के सुप्रसिद्ध मुगल चित्रों के विकास के कई चित्रकला शैलियों के आपसी आदान प्रदान के संदर्भ में देखा जा सकता है। इसमें प्राग मुगल शैली, भारतीय ईरान की कई समकालीन चित्रकला शैलियों का समावेश था। इस प्रकार मुगल चित्रकला शैली का विकास एकाएक नहीं हुआ, बल्कि उस समय मौजूद विभिन्न कला रूपों और शैलियों के प्रत्यक्ष मेलजोल के साथ एक कारण पल्लवित हुई थी। ये भारतीय व मुगल चित्रकला शैली की एक साथ विद्यमानता थी। दोनों चित्रकला शैलियों ने एक दूसरे को प्रभावित किया और साथ घुल मिल गई। कोई मतलब नहीं। आगे देखो, भारत में प्राक मुगल शैली में उसके समांतर देशी चित्रकला शैलियों को अपनी विशेषताएं थी। पर मैं फिर बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन जरूर रखना कि जैसे अब इससे पता लग रहा है कि मुगल शैली बहुत संश्लेषित रूप थी, इसमें ईरानी तत्व भी थे, यहाँ के भी तत्व थे। अब ये स्टेटमेंट बन जाए तो अब ऐसा नहीं कि आप इसके लिए याद रखने के लिए कोई चीज़ जरूरी नहीं, आपका बस आप एक बार रीड कर रहे हो, उसी से आपको एक कॉमन सेंस पता होना चाहिए बस। जिसमें उनका सौंदर्य बहुत उद्देश्य निहित था। मूल भारतीय चित्रकला शैली का सपाट परिदृश्य, सशक्त रेखांकन, बहुरंगी रंग योजना, आकृति में वास्तु के स्पष्ट प्रतिरूपण पर जोर था, जबकि मुगल शैली सूक्ष्म तकनीक, आकृतिक त्रिआयामी चित्रण से निर्मित यथार्थवादी ऑप्टिकल रियलिटी चित्रण पर केंद्रित थी। शाही दरबार के दृश्य, शाही व्यक्तियों की छवि चित्रण, फूल पौधों, जीव जंतुओं के यथार्थवादी चित्रण मुगल चित्रकला की प्रिय विषय वस्तु थी। इस प्रकार भारत में उस समय मुगल चित्रकला शैली एक नूतन परिष्कृत शैली रूप में उभरी। मुगल शासकों ने अपनी विशिष्ट कलात्मक परिवरीयता और विषय वस्तु की रुचि, दार्शनिकता और सौंदर्य बोध गम संवेदनशीलता के आधार पर मुगल चित्रकला शैली का विस्तार किया। इस अध्याय में आगे क्रमानुसार मुगल चित्रकला शैली के विकास की चर्चा करेंगे। प्रारंभिक मुगल चित्रकला। अब इसमें कुछ आएगी चीज़ें, ध्यान से देखना। प्रथम मुगल शासक बाबर वर्तमान के उज्बेकिस्तान से 1526 में भारत आया। 1526 में वह तैमूर और चरगटाई तुर्कों का वंशज था। उसने ईरान और मध्य एशिया की संस्कृति और सौंदर्यात्मक संवेदनशीलता सम्मिश्रण किया। विभिन्न कला रूपों में बाबर की सक्रिय रुचि थी। उसकी ख्याति एक विद्वान और कला पारकी पांडुलिपियों और वास्तुकला के उदार संस्कृति के तौर पर थी। उसकी आत्मकथा बाबर नामा, ये चीज़ याद रखना, में सम्राट की राजनीतिक गतिविधियों कलात्मक जनून का विस्तृत विवरण है। बाबरनामा उस प्रेम और आसक्ति को दिखाता जो एक विदेशी के तौर पर भारत के लिए बाबर के मन में थी। सभी घटना को उत्साहवश विस्तार से लिखने के कारण बाबर ने स्मरणों को दर्ज करने की परंपरा स्थापित की, जिसका भारत में उसके उत्तराधिकारी ने भी अनुकरण किया। शाही चित्रकला में रचित पुस्तकों व एल्बम सिर्फ सुलिखित ही नहीं बल्कि चित्रित भी की गई है। बहुमूल्य पुस्तकें संग्रहित की गई है। शाही परिवार के उन सदस्यों को भेंट की गई थी जो उसके योग्य थे, उनका महत्व समझते थे। छवि चित्रण में बाबर की गहरी रुचि जिक्र उसके संस्मरणों में मिलता है। उसके संस्मरण में चित्रकारों के उल्लेखों के बीच बेजाद का जिक्र आता है। बेजाद के चित्र सुंदर होते थे और चेहरों का उत्तम चित्रण नहीं करता था, बल्कि दोहरी
ठुड्डी वाला चेहरे को काफ़ी लंबा करके दाढ़ी का आकर्षक चित्रण करता था। बेहजाद ईरान की चित्रकला शैली का मुख्य चित्रकार था, ये चीज़ याद रखना। हेरात वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित उत्कृष्ट संयोजन आकर्षक रंग छटा के लिए जाना जाता है। चित्रकार के तौर पर शाह मुजफ्फर का जिक्र भी आता है, जिसे बाबर के केस सज्जा के आकर्षण चित्रण करने वाला उत्कृष्ट चित्रकार मानता था। हालांकि बाबर को भारतीय भूमि पर ज़्यादा समय रहने का अवसर नहीं मिला और जल्दी उसकी मृत्यु होगी। उसके उत्तराधिकारी ने भारत को अपनाकर उस पर शासन किया। बाबर का पुत्र हुमायूं था। 1530 में भारत शासन नियुक्त हुआ। दुर्भाग्यवश प्रतिकूल राजनीतिक स्थिति की वजह से उसके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है। अफगान शासक शेर शाह ने उसकी गद्दी छीन ली, 1540 में हरा देता उसको। हुमायूं फिर ये 1555 तक ऐसे रहता है, फिर 1556 में वापस आता है, फिर मर जाता है। फिर बाद में इसका बेटा जो शासन संभालता है, अकबर। हुमायूं ने पर्शिया फारसी के सफाविद दरबार में वहाँ के शासक शाह तहमास की शरण ली। यद्यपि यह घटना उसके राजनीतिक शासन में गौरवशाली है, परंतु पांडुलिपियों और चित्रकला के इतिहास के लिए हुमायूं का सफाविद दरबार में शरण लेना सौभाग्यपूर्ण था। अपने इसी निर्वासन के दौरान शाह तहमास के दरबार में पांडुलिपि चित्रण व लघु चित्रकला शैली की अपरितम आकर्षक कला परंपरा से उसके पहली बार सत्कार हुआ। दरबार कुशल चित्रकारों द्वारा शाह तहमास के लिए बनाए गए चित्रों को देखकर हुमायूं काफ़ी प्रसन्न हुआ। शाह तहमास की सहायता से उसने 1545 में काबुल में अपना दरबार स्थापित किया। हुमायूं ने राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यभारों के साथ आगे बढ़ते हुए उदार और मिलनसार शासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। शाही दरबार में होने वाले चित्रण और चित्रकारों से वह काफ़ी प्रभावित था और भारत में विशेष कार्यशाला निर्मित करने की आकांक्षा रखता था। भारत में अपना शासन पुनः स्थापित करते हुए उसने वहाँ के मुख्य चित्रकारों को अपने दरबार में बुला लिया। उसने 2 फारसी चित्रकार ये याद रखना किसके शासनकाल में कौन चित्रकार था, इस टाइप के क्वेश्चन बने हैं पीछे विशेष में। मीर सैयद अली और अब्द उस समद, याद रखना, उसको अपने दरबार में स्टूडियो स्थापित करने और शाही चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया। ध्यान देने योग्य बात यह कि दोनों चित्रकार विशेष रूप से छवि चित्रण के लिए जाने जाते हैं, उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त है। पुस्तक प्रेमी में विवेकशील हुमायूं का शासनकाल चित्रकला सुलेख कला के जोरदार संरक्षण के साथ शुरू हुआ। उसके शासनकाल से हमें बहुत स्पष्ट चित्रण और लिखित दस्तावेज मिलते जो इस तथ्य को प्रमाण देते हैं कि कलात्मक संग्रह शाही चित्रशाला बनाने में गहरी रुचि थी। यह हुमायूं की कलात्मक अभिरुचि को संकेत देता है। इसके साथ ही उसके कला पार की व्यक्तित्व की झलक भी दिखाई देता है। उसने निगार खाना चित्र को कार्यशाला स्थापित किया जो उसके पुस्तकालय के हिस्सा था। भारत में उसके चित्रशालाओं के आकार, प्रकार व चित्रकार की विस्तृत जानकारी नहीं मिलती, लेकिन यह तथ्य ज्ञात है कि हमजानामा का चित्रण उसने शुरू करवा दिया, जिसके पुत्र व उत्तराधिकारी अकबर ने जारी रखा। जब हम मुगलकालीन लघु चित्रकला शैली के शुरुआती दौर के असाधारण चित्र प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर का अध्ययन करते हैं तो उसके आकार, जटिल संरचना और उसमें ऐतिहासिक छवियों के चित्रण को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यह चित्र सफाविद चित्रकार अब्द उस समद द्वारा कपड़े पर जलीय रंगों चित्रण से किया गया है। शाही परिवार के सम्मानित संग्रह में संरक्षित चित्र में आने वाले विभिन्न काल के मुगल वंशियों की मूल छवि चित्रित की गई है। हुमायूं काल में चित्रित इन चित्रों पर दोबारा बनाए गए अकबर, जहांगीर और शाहजहां के चित्रों में छवियाँ काफ़ी समानता लिए हुए मुखर है। खुले परिदृश्य वाले चित्र जिनमें पेड़ पौधे, जीव जंतु और सादी मुगल वंश के पूर्वजों का चित्रण किया जाता था, उसका अनुकरण हुमायूं के बाद भी जारी रहा। हुमायूं इस प्रकार के चित्रों का संरक्षक था। इन चित्रों का प्रारूप, विषय वस्तु, आकृति और रंग संयोजन पूरी तरह फारसी शैली में होते थे। इस बिंदु पर हम कह सकते हैं कि इन चित्रों में भारतीय शैली का विशेष प्रभाव नहीं है, पर जल्द ही चित्रों की भाषा बदलने शुरू होती है और अविकसित होती है। अनूठी मुगल शैली के साथ विशिष्ट शाही अभिरुचि का सामंजस्य होने लगता है। हुमायूं द्वारा शुरू की गई चित्रकला की परंपरा और उनके प्रति लगाव को उनके पुत्र अकबर ने बरकरार रखा। अकबर के दरबार के इतिहासकार अबुल फजल ने कला के अकबर के जन्म को उल्लेख किया, तो ये चीज़ याद रखना इसके शासनकाल में कौन था। मैं बताता कि 100 से भी अधिक चित्रकार उसके शाही चित्रशाला में नियुक्त किए गए थे। इसमें समय के सर्वाधिक कुशल फारसी और देसी भारतीय चित्रकार शामिल थे। इसमें भारतीय और फारसी चित्रकारों का मेलजोल हुआ। उसने विशिष्ट कला शैली के विकास में योगदान दिए। कलाकारों ने एक साथ मिलकर महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम शुरू किए, जिससे दृश्य, भाषा और विषय वस्तु को लेकर नए मानक स्थापित हुए। यह माना जाता है कि अकबर को पढ़ने लिखने में परेशानी होती थी, डिसलेक्सिया, जिससे पांडुलिपि चित्रण का महत्व बढ़ गया। उसके संरक्षण से पांडुलिपि के अनुवाद और चित्रण की मौलिक परियोजनाएं पूर्ण की गई। उसकी योजनाओं में सबसे पहला कार्य अपने पिता की कलात्मक विरासत हमजानामा के चित्रण का कार्य जारी रखना था। हमजानामा पैगंबर मोहम्मद के चाचा हमजा के वीरतापूर्ण कामों को चित्रित ग्रंथ है। अकबर ने हमजा की कहानी सुनने में आनंद आता था।
हमजा मध्य पूर्व के देशों के जन सामान्य बुद्धिजीवियों के बीच लोकप्रिय चरित्र थे, जिनकी कहानियाँ व्यवसायिक व कथावाचक जोर से सुनाते थे। हमजा के विवरण की स्पष्ट झलक के लिए विभिन्न लिखित पन्नों के साथ साथ चित्र भी चित्रित किए जाते थे। राजा को चित्रांकित विवरण और हजानामा के पाठ सुनने में दोनों गहरी रुचि थी। इन चित्रों के विशिष्ट उद्देश्य के कारण इनका आकार बढ़ा। इनकी सतह कागज़ के ऊपर चिपकाए गए कपड़े की बनी, जिसके ऊपर कथावाचक के लिए विवरणात्मक गद्य लिखा है। उसके ऊपर जलीय और पारदर्शी रंगों की तकनीक इस्तेमाल की गई। ऐसा लगता है कि मुगल चित्रकला विभिन्न कलात्मक परंपराओं से प्रेरित कलाकारों के सामूहिक कार्य। मुगल चित्रकला में आसपास मौजूद प्रकृति ही फल फूल पत्ती पेड़ पौधे जीव जंतु के अंगन की छवि ली गई। हजनामा के चित्रित पूरी दुनिया के विभिन्न कला संग्रहालय में ये लिखित हजनामा 14 खंड में है। इसके 1400 पन्नों को चित्रित करने में 15 वर्ष लगे। इस विशाल योजना तिथि 1582 मानी गई। यह दो फारसी कुशल चित्रकार मीर सैयद अली और अब्द उस सम्मत के निरीक्षण में चित्रित की गई थी। ये चीज़ याद रखना किसने इसको तैयार किया था, अकबर के पीरियड में हुई थी। अरे किससे संबंधित है इतना तो नहीं पूछेगा, पर कौन बनाया था ये चीज़ याद रखना। हमजा नामक चित्र हमजा के जासूसों को कैमूर शहर पर हमला में जगह सावधानीपूर्वक उपयोग किया गया था। दृश्यों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। उसे आसानी से देखा व समझा जा सकता है कि इस प्रकार चित्र में बहुत सी गतिविधियाँ घटित हो रही है और तीखे चटक रंगों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार चित्र की जीव तंत्रता को दर्शाया गया, जिसमें हमजा की जासूस कैमूर शहर पर हमला कर रहे हैं। पेड़ पौधे और पत्तियों अन्य आकार का सशक्त बाह्य रेखांकन से स्पष्ट किया गया है। ज़्यादातर चेहरे पासों का अंकित किए गए, पर 3/4 चेहरे भी दिखाए गए। फर्श खंभों और बुर्जों पर उत्कृष्ट घने जटिल पैटर्न पर अंकन फारसी प्रभाव दिखता है। इसी तरह चट्टानों और चौपाए पशुओं के चित्रण भी फारसी प्रभाव दिखाई देता है, जबकि वर्ष लताएं चटक लाल पीले रंग की समुद्री रंग योजना भारतीय है। अकबर ने सांस्कृतिक एकीकरण के लिए कई हिंदू ग्रंथों का अनुवाद करवाया। उसने कई महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथों को फारसी भाषा में अनुवाद और चित्रण करवाया। हिंदू महाकाव्य महाभारत का फारसी में अनुवाद और चित्रण भी इसी काल में शुरू हुआ, जिसे रमज़नामा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से नहीं बना, एंशियंट मीडियोल में मिलेगा वो क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा था 2022 में। अब देखो यहाँ मिलता है क्या, उसमें भी अकबर ने हिंदी में अनुवाद करवाया था, ये वाला ही, मतलब फारसी से उसमें करवाया था। इसके चित्रण 1589 में कुशल चित्रकार दशवंत के निरीक्षण में संपन्न हुआ। यह पांडुलिपि खूबसूरत सुलेख में लिपिबद्ध हो, इसमें 100 गुणंतर चित्र है। इसी समय रामायण का भी अनुवाद चित्रण हुआ और गोवर्धन और मिस्कन जैसे चित्रकार उनके दरबार के उत्कृष्ट दृश्यांकन के लिए सम्मानित किए गए। एक असाधारण पांडुलिपि अकबरनामा अकबर की व्यक्तिगत व राजनीतिक जिंदगी के विस्तृत विवरणों पर आधारित थी और उनकी सबसे कीमती योजनाओं में से एक थी। अकबर स्वयं व्यक्तिगत रूप से चित्रकारों से मिलता जुलता था और उनके कार्य का निरीक्षण और मूल्यांकन करता था। अकबर के संरक्षण मुगल चित्रकला में विभिन्न विषय वस्तुओं का अंकन हुआ है, जिसमें राजनीतिक विजय, दरबार के मौलिक दृश्य, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की छवियों के साथ हिंदू, पौराणिक, फारसी व इस्लामिक विषय शामिल थे। भारत के लिए सम्मान और भारतीय शास्त्रों के प्रति अकबर के आकर्षण ने उस देश के लोकप्रिय शासक बनाए। अकबर के दरबार में यूरोपवासियों के आगमन से उस समय के चित्रों में वास्तविकता की ओर झुकाव देखने को मिलता है। इस समय में मैडोना एवं चाइल्ड आरंभिक मुगल शैली के महत्वपूर्ण चित्र है, जो अपारदर्शी जलीय रंगों से कागज पर चित्रित है। मैडोना ये एक असाधारण विषय है, जो कि बाइजेंटाइन कला, यूरोपीय भारतीय शास्त्रीय कला और उसके पुनर्जागरण को मुगल चित्रशाला तक लाती है और जहाँ वह रूपांतरित होकर पूरी तरह एक अलग दृश्य में परिवर्तित हो जाती है। वर्जिन मेरी तरह शास्त्रीय तरीके से सुसज्जित है। माँ और बच्चे के बीच का गहरा लगाव यूरोपीय पुनर्जागरण के मानवतावादी दृष्टिकोण से प्रभावित है। शिशु की शारीरिक संरचना कुछ अन्य विवरण जैसे पंखा, आभूषण आदि पूरी तरह भारतीय परिवेश से जुड़े हुए हैं। अकबर की कला में रुचि से प्रेरित हुए कई अन्य अधीनस्थ शाही दरबारों ने भी इस शौक को अपनाया। अभिजात्य परिवार के कई उत्कृष्ट चित्र निर्मित किए गए हैं, जिन्होंने मुगल दरबार की चित्रशाला की अनुकृति करने की कोशिश की और क्षेत्रीय रस में विशेष विषयों और दृश्यों प्रस्तुत किया। अकबर ने मुगल चित्रकला शैली के नए मानक बनाए। उसने एक अनौपचारिक ढांचा बनाया जिसमें पुत्र जहांगीर ने, अब देखो जहांगीर और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, नए ऊंचाई प्रदान की। शहजादे सलीम जहांगीर ने बहुत कम उम्र में कला में रुचि लेनी शुरू कर दी। अपने पिता अकबर के विपरीत, जिन्होंने राजनीतिक व धार्मिक महत्व के ग्रंथों पर चित्र पांडुलिपि बनाने का काम किया, जहांगीर ने जिज्ञासु स्वभाव का था। उसने चित्रकार को गहन निरीक्षण व उत्कृष्ट विवरणों चित्रण के लिए प्रेरित किया।
जहांगीर ने प्रसिद्ध चित्रकार अका रिजा और उसके पुत्र अबुल हसन को नियुक्त किया था, ये चीज़ याद रखना। इसी शासनकाल में कौन चित्रकार था? अकबर की औपचारिक शाही चित्रशाला होने के बावजूद भी इस कला की शौकीन संरक्षण जहांगीर ने पिता के साथ अपनी स्वयं की चित्रशाला बनाई। इलाहाबाद से लौटने और मुगल सिंहासन हासिल करने के बाद शहजादे सलीम को जहांगीर के नाम से जाना गया, ये चीज़ याद रखना है। यूपीएससी आजकल इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है जहाँ पे कुछ सडनली कुछ चेंजेस होते हैं। जहांगीर का था दुनिया पर कब्जा, जहांगीर स्मरण तुल्य जहांगीर, ये चीज़ याद रखना। मैं कला में इसके गहन रुचिता वैज्ञानिक शुद्धता का विवरण है। इसके साथ ही चित्र में उसके सर्वाधिक दिलचस्पी उसके लिए किए गए प्रयासों का भी विवरण है। इसके संरक्षण में मुगल चित्रकला शैली ने उच्चतम दर्जे की वास्तविकता वैज्ञानिकता हासिल की, शुद्धता हासिल की। इसके द्वारा किए गए प्रकृति और आसपास के लोगों चित्र में उसकी जिज्ञासा आश्चर्य की झलक दिखाई देती है। अकबर की चित्रशाला में जहाँ चित्र बहुत अधिक संख्या में निर्मित किए जाते थे, वहाँ जहांगीर की चित्रकला में एक ही चित्रकार की उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ कम संख्या में चित्रण करने पर जोर दिया गया। मुर्गा चित्रों ने जहांगीर के संरक्षण में लोकप्रियता प्राप्त की। संग्रहित किए गए एल्बम में एकल चित्र होते थे। चित्रों के हाशिए पर सुनहरे रंग या सोना मिश्रित रंगों से उभारे जाते थे। इन हाशियों में फूल पत्तियों का भी मानव आकृतियाँ भी चित्रित रहती थी। अकबर के काल में प्रचलित युद्ध के दृश्य छवि चित्रणों, विवरण और कहानियों के आख्यानों के चित्रण की जगह अब भव्य समृद्ध दरबार के दृश्यों को सूक्ष्म विवरण व परिष्कृत चित्रण, अभिजात्य छाई छवियाँ, चारित्रिक लक्षणों, फूल पौधे एवं जीव जंतु की विशिष्ट अंकन ने ले ली। जहांगीर ने के दरबार में आने वाले यूरोपीय व्यक्तियों द्वारा उसे उपहार में यूरोप की उच्च स्तरीय कला के चित्र और सजावटी वस्तुएं भेंट की जाती थी। इस प्रकार अंग्रेज व्यापारियों के संपर्क में आने से जहांगीर यूरोपीय कला की ओर आकर्षित हुआ और उसने अपने संग्रह में ऐसी अधिक वस्तुएं संग्रहित करने के लिए उत्सुक हुआ। कई ईसाई धर्म के धार्मिक उत्सवों के चित्र भी जहांगीर के दरबार में चित्रित किए गए। इस सांस्कृतिक और कलात्मक संस्करण के कारण यूरोपीय कला और संविधान से ने प्रचलित भारतीय रहने शैली के ऊपर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया, जिसके कारण जहांगीर कालीन कला ज़्यादा आकर्षक और जीवंत हो गई। चित्रों के संयोजन में स्थानीय गहराई व जीवन का स्वाभाविक चित्रण उच्च मानदंड बन गया, जिस कला के संवेदनशील संरक्षक ने अपने जीवन काल में स्थापित किया। मुगल के चित्रकला से कलाकारों ने सृजनात्मक तरीके से देसी, फारसी, यूरोपीय तीनों शैलियों का सम्मिश्रण करके मुगल चित्रों को अपने समय के जीवन शैली का उद्गम बनाया। यह अपने तरह की विशिष्ट शैली भी बन गई। अबुल हसन और मनोहर द्वारा 1620 में चित्रित जहांगीर नामक कई संग्रह में बिखरा हुआ चित्र दरबार में जहांगीर के विलक्षण चित्र है। चित्र के केंद्र में सबसे ऊंचे स्थान पर जहांगीर है। उसकी आंखें चमकदार स्पष्ट रंगों से घिरे शानदार सफ़ेद स्तंभों और सिर के ऊपर की शानदार छतरी की ओर जाती है। दाई और हाथ जोड़े खुर्रम उपस्थित में खड़ा है और शुजा भी इसके बराबर में है। शुजा मुमताज़ महल का पुत्र है, जिसकी परवरिश दरबार में नूरजानी की। दरबारियों का उनके ओहदे के अनुसार स्थान दिया गया है। छवियों के सही और वास्तविक चित्रण की वजह से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। दर्शकों के बीच जाने माने अन्य कुलीन लोगों के साथ फादर कोर्सी मौजूद है। उनका नाम अंकित है, जिसने आसानी से उनकी पहचान की जा सकती है। हाथी घोड़ों की उपस्थिति इस आयोजन का अनुष्ठानिक बताते हैं। जहांगीर के अभिवादन के जुड़े हुए हाथ और झुके हुए चेहरे। जहांगीर का सौपन अबुल हसन द्वारा चित्रित किया गया है, जिसे नादिर उल जमान खिताब से नवाजा गया था, जिसका अर्थ है समय का आश्चर्य। यह सम्राट के सपने का संदर्भित करता है, जिसमें वह फारसी सफाविद सम्राट शाह अब्बास से मिलने गया, जिसके अधीन कांधार क्षेत्र था, जिसे पाने की कामना सम्राट जहांगीर रखते थे। इस शुभ सपन को चित्रित करने के लिए उसके पास दरबारी चित्रकार अबुल हसन थे। इस चित्र में राजनीतिक कल्पना के कारण संयोजन में जहांगीर की उपस्थिति सबसे अधिक हावी है। जहांगीर से गले मिलते हुए फारसी शाह दुर्बुल देने दिखते हैं। चित्र में राजा पृथ्वी पर खड़े हैं और उनके बीच में भारत और मध्य पूर्व का अधिकांश हिस्सा दिख रहा है। इसी चित्र में दो जानवर शांति से सो रहे हैं। हालांकि इस चित्रण में मौजूद संकेत देखने वालों को आसानी से समझ में आते हैं, जिसमें शक्तिशाली सिंह पर जहांगीर व विनम्र भेड़ पर शाह अब्बास खड़े हैं। दोनों एक शानदार सूरज और चांद के सुनहरी दीप्ति को साझा कर रहे हैं, जिसे दो पंखों युक्त दूतों ने थामा हुआ है, जो मुगल दरबार की यूरोपीय कला रूपांकन और बिंबों से प्रभावित होने का संकेत है। ये यहाँ जिसकी बात कर रहा था। रेत घड़ी और गलास पर विराजमान जहांगीर चित्र दरबारी चित्रकार विचित्र द्वारा चित्रित किया गया है। ये वाला यह चित्र 1625 में बनाया गया। इसमें प्रतीकों और सृजनात्मक उपयोग किया गया। चित्र में जहांगीर के दाई तरफ होने में चित्रकार को अपने महान सम्राट को चित्र भेंट करते हुए देखा जा सकता है। फारसी सुलेखित चित्र का ऊपरी और नीचे का हिस्सा सुसज्जित है, जिसकी पंक्तियों में वर्णित है कि इस दुनिया के शाह
उसके सामने खड़े हो सकते हैं, क्योंकि जहांगीर फ़कीरों को रखना पसंद करता है। ये चित्र ऑटोमन सुल्तान के चित्र से मिलता जुलता है, जिसमें इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम द्वारा दाई कोने में खड़े हुए हैं, सम्राट को उपहार पेश कर रहे हैं। जहांगीर चिश्ती दरगाह के शेख हुसैन को पुस्तक भेंट कर रहे हैं। शाह हुसैन उस शेख सलीम के उत्तराधिकारी है, जिसके सम्मान में अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। जहांगीर का पुत्र शहजादा खुर्रम शाहजहाँ के नाम से दिल्ली के ताज का उत्तराधिकारी बना। उसने सिर्फ राजनीतिक रूप से स्थिर साम्राज्य नहीं प्राप्त किया, बल्कि उत्कृष्ट कलाकार और चित्रशाला को भी अधिकृत किया। शाहजहाँ ने अपने कलाकारों को ऐसे शानदार कृत्य बनाने के लिए प्रेरित किया जिसमें कल्पना और परिलेखन का समावेश हो। स्वाभाविक और यथार्थवाद चित्रण के बजाय आदर्शीकरण और अधिक से अधिक शैलीकरण की वृत्ति दी गई। उसकी देखरेख में बनी आकृति प्रभावशाली और उत्कृष्ट सौंदर्यीकरण पर केंद्रित थी, जो रत्नों से सुसज्जित, जैसे रंगों, सही प्रस्तुतिकरण और जटिल छवि रेखांकन द्वारा बनाई गई थी। चित्रों में उच्च अवधारणाओं को बहुत प्रमुखता दी गई है और बहुत सूक्ष्मता से ऐसे दृश्य रचे गए हैं जिसमें एकल चित्र से बहुत से अर्थ बाहर आए। उनके समय में चित्रित चित्रों में राजसी छवि निर्मित की गई, जिसमें हीरे जवाहरात के प्रति उनके अगाध प्रेम को दर्शाया गया। इसी छवि को अपने बात छोड़ना चाहते थे। गौरवशाली उपाधियों के साथ ऐसे सहज छवियों को चित्रित किया गया जो स्वयं सम्राट के व्यक्तित्व को दर्शाते थे। पद्म शाहनामा राजा के इतिहास के दरबार की चित्रशाला के अंतर्गत चित्रित सबसे अधिक समृद्ध लुभावनी योजनाओं में से एक था। यह एक असाधारण पांडुलिपि है जिसमें भारतीय लघु चित्रकारी ऊंचाइयों को पाया गया है। इस काल में मुगल चित्रकला ने शाही, ऐतिहासिक और रहस्यवादी विषयों को चित्रित करने के लिए सम्मोहक रंगों, जटिल संयोजनों को विभिन्न दृश्यों में प्रभावशाली प्रयोग किए हैं। मुगल चित्रकला ने अपने समय के समकालीन दुनिया की विकसित कला परंपराओं के शानदार समावेश का अपनी शैली में प्रस्तुत किया है। उसने उस समय के यूरोपीय कलाकारों को प्रेरित करना शुरू कर दिया, जिससे प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार रेम्ब्रांड बहुत गहराई से मुगल दरबार की चित्रकला से प्रभावित था। उसने रेखाओं की नज़ाकत और महारत पाने के लिए कई भारतीय चित्रों का अध्ययन किया। इस अध्ययन से स्पष्ट है कि विश्व कला के प्रदर्शन में मुगल चित्रकला के विशेष स्थान है। शाहजहाँ के उत्तराधिकारी पुत्र द्वारा दारा सिखों के साम्राज्य का उत्तराधिकार नहीं मिला। वह एक उदार अपरंपरागत मुगल था। सूफी रहस्यवाद के लिए दारा की प्रतिबद्धता वेदांती दर्शन में उसकी गहरी रुचि थी। दारा सिखों विद सेजेज इन गॉर्डन 1635 में चित्रित असाधारण चित्र ने उसके व्यक्तित्व को अमर कर दिया। अपने लोगों द्वारा प्यार किए जाने वाला विद्वान, संस्कृत समेत अन्य कई भाषा को जानकार व्यक्तित्व का अंकन इस चित्र का केंद्रीय विषय था। वह कवि व कलापारखी था। उसने अपनी पत्नी को भेंट करने के लिए चित्रों के एक विशेष एल्बम बनवाया। दुर्भाग्यपूर्वक दारा के साहित्य व दर्शन का शौक के कारण उसके व्यक्तित्व को गलत समझा गया, उसकी विनम्रता को नकारात्मक माना गया और उसमें प्रशासन की निपुणता की कमी समझी गई। दारा अपने भाई औरंगजेब से बिल्कुल अलग था। उदार और दार्शनिक वैचारिक संघर्ष के मुद्दे पर सबको मिलाकर चलने वाला समझौतावादी दृष्टिकोण रखता था। शाहजहाँ के जीवन काल में ही उत्तराधिकारी जंग में दारा सिखों अपने भाई औरंगजेब से पराजित हो गए। आलमगीर औरंगजेब जब सत्ता में आया, उसने उस समय के राजनीतिक परिदृश्य को अकबर के समकालीन दिखाने का प्रयास किया। भारत के दक्कन में संघर्षों और विजय की श्रृंखला में मुगल साम्राज्य को वापस अपनी जगह पर ला दिया और उसका ध्यान मुगल साम्राज्य के विस्तार और अपने नेतृत्व में एकीकरण पर केंद्रित था। औरंगजेब ने मुगल चित्रशाला में चित्रों को निर्मित करने के काम को आगे नहीं बढ़ाया। हालांकि शाही चित्रशाला को तुरंत बंद नहीं किया, उस सुंदर चित्रों का चित्रण जारी रहा। उत्तरकालीन मुगल चित्रकला कला और प्रोत्साहन और संरक्षण में सतत गिरावट के कारण अति कुशल कलाकारों ने मुगल कार्यशाला को छोड़ दिया। इन कलाकारों का क्रांतीय मुगल शासकों ने स्वागत किया। ये राजा मुगल राजवंश की अनुकृति पर अपने राजकुल के गौरव तथा दरबार की कार्यवाही घटनाओं को चित्र में प्रदर्शित करना चाहते थे। हालांकि मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर के समय में कुछ उत्कृष्ट चित्र बने, लेकिन वे चित्र मुगल लघु चित्रकला शैली के बहुत ही समा के आखिरी लोग के समान थे। 1838 में बहादुर शाह जफर शीर्षक का चित्र बनाया गया। यह चित्र अंग्रेज द्वारा उन्हें बर्मा से देश निकाल दिए जाने के करीब 2 दशक पहले बनाया गया था। 1857 में भारतीय विद्रोह की विफलता के बाद अंग्रेजों को सुनिश्चित करना चाहते थे दिल्ली के आसपास कोई मुगल शासक अधिकार जताने वाला न हो। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था जो कवि, विद्वान और कला पारखी था। नए राजनीतिक माहौल और अस्थिर स्थानीय रजवाड़े और अंग्रेजों के उत्थान ने भारतीय कला परिदृश्य को फिर से बदल दिया। चित्रकारों की कला, नए संरक्षक, उनके सौंदर्य संबंधित सरोकारों, विषय वस्तु की पसंद और चित्रात्मक भाषा के अनुसार ढलने लगी। अंतर्गत मुगल लघु चित्रकला शैली अन्य प्रांतीय चित्रकला शैली और कंपनी चित्र शैली में विलीन हो गई। मुगल चित्रकला की प्रक्रिया मुगल लघु चित्रकला
शैली के ज़्यादातर चित्र पांडुलिपि या शाही एल्बम के हिस्से तथा दृश्य उपहारों में दिए गए स्थान में विषय वस्तु साझा करते थे। किताब बनाने के लिए पहले हाथ से कागज़ बनाया जाता था, फिर उन्हें पांडुलिपि के आकार में अनुसार काटा जाता था, फिर पृष्ठों पर लिखा जाता था। कलाकार के लिए निर्दिष्ट स्थान छोड़ा जाता था और वह कलाकार को दिया जाता था कि वे लिखी गई विषय वस्तु के अनुरूप चित्र बनाएं। कलाकार इसके लिए खाका खींचता था और फिर तस्वीर या चिहारनामा बनाता था। अंतिम चरण में रंग भरता था, जिसे रंगमीजी कहते हैं। छोड़ो। मुगल चित्रकला की रंग व तकनीक। कार्यशालाओं के चित्रकार रंग बनाने की कला में माहिर थे। मुगल कालीन चित्र विशेषकर हस्त निर्मित कागजों पर बनाए जाते थे। रंग अपारदर्शी होते थे और प्राकृतिक स्रोतों से पीसकर या मनचाहा रंग बनाने के लिए अन्य रंगों को मिलाकर बनाए जाते थे। रंग गिलहरी या बिल्ली के बच्चों के बालों से बनी तुलिका द्वारा लगाया जाता था। कार्यशाला में चित्र बनाना विभिन्न कलाकारों के सामूहिक प्रयास का परिणाम था। मूल चित्र का खाका बनाना, रंग पीसना, चित्र में रंग भरना और अन्य बारीकियों को जोड़ना आदि काम पर आपस में बटे होते थे। सभी कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए ऐसी संभावना हो सकती है। अंत शुरुआती मुगल दौर में बनी कलाकृतियाँ कलाकारों के सामूहिक प्रयास का परिणाम थी, जिसमें प्रत्येक कलाकार अपनी काबिलियत या सौंपे गए कार्य के अनुसार काम करता था। अभिलेख बताते हैं कि कलाकारों को काम के अनुसार प्रोत्साहन और वेतन में बढ़ोतरी दी जाती थी। अभिलेखों में उत्कृष्ट कलाकारों के नाम शाही कार्यशाला में उनके स्तर के बारे में जानकारी देते हैं। एक बार चित्र के पूरा हो जाने पर खास किस्म के बहुमूल्य पत्थर एगेटे द्वारा घिसा जाता था। इसका उद्देश्य कलाकृति पॉलिश करना, रंगों को पक्का करना और उसमें वांछित चमक लाना होता था। सिंदूरी रंग हिंगोल से, नीला रंग लाजवर से, चमकीला पीला हरताल से, सफ़ेद रंग सीप को पीसकर तथा गहरा काला रंग लकड़ी कोयले से बनाया जाता था। किसी चित्र को बेशकीमती दिखाने के लिए सोने और चांदी का चूरा रंगों में मिलाया जाता था। यह चित्र बिखरा जाता है। विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट छोड़ा, मतलब फिर बता रहा हूँ इसमें जो काम क्या जो चीज़ है, थोड़ा उनके कौन कौन किसके शासनकाल में कौन सा चित्रकार था, कौन से किसने क्या बनाया, बस नौकौशल। मुझे लगता है ना सर, मुझे लगता है ना कि इससे कहीं ज़्यादा अच्छा रहता नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर। 6-7 चैप्टर ही तो पढ़ने, लेकिन उसमें सब एक जगह कर दिया है ना, जैसे कि कितने भी जितने दार्शनिक आए हैं बाहर से उनका लिस्ट बना हुआ है, या फिर कौन से किताबों का रचना किसने किया है वो दिया हुआ है। इसमें तो थोड़ा सा ढूंढने पड़ सकता है, लेकिन उसमें सारा एक बार पढ़ के इसमें छाट के कर सकते हो। सर हाँ बोलो। हाँ सर, मैं ये कह रही, जैसे नितिन सिंघानिया की बुक है ना, तो उसमें ना प्री के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट आप थोड़ा बता देना मुझे। अरे मैंने है ना वो मैंने नितिन सिंघानिया वो मैंने उसका पेपर भेजा था ना। किसका? मैंने वीडियो भेजा था यार, मैंने बोला था आर्ट एंड कल्चर के वो ओनली IAS वाले की वीडियो, तो उन्होंने बना के रखे हैं ऑलरेडी। ज़्यादा अच्छा कि वो देख लो, फालतू नितिन सिंघानिया पढ़ने से अच्छा ज़्यादा तो वो है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, 4 चीज़ें जो लिखी है इसको कर, ये इसमें मैं फिर बताऊँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से बस एक बार पढ़ के निकल जाओ बस। अब देखो अभी कोई मतलब नहीं है, कभी नहीं UPSC पूछे। चित्र पांडुलिपि दीवाने हाफिज का एक उत्कृष्ट चित्र है। इस पांडुलिपि के अलग अलग पृष्ठ विभिन्न संग्रहालय में से ऐसा बताया जाता है कि अलग के रंगों का चित्र, यह चित्र अकबर की शाही चित्रशाला के अग्रणी कलाकार मिस्किन द्वारा बनाया गया है। पैगंबर नूह जहाज में और उनके साथ कई जानवरों के जोड़े हैं, ताकि ईश्वर द्वारा मनुष्य के गुनाहों की सज़ा देने के लिए भेजी गई बाढ़ पैदा हुई, तबाही के बाद दुनिया फिर पनप सके और आबाद हो सके। इस चित्र में इब्लिस को नूह के बेटे जहाज से बाहर फेंक रहे हैं, जो कि जहाज को तबाह करने आया था। चित्र में सफ़ेद और लाल, नीले, पीले और रंगों का सूक्ष्म इस्तेमाल आकर्षक है। चित्र में पानी के चित्रण ऊर्ध्वाधर परिप्रेक्ष्य में होने के कारण चित्र में एक विशेष नाटकीय ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये चित्र फ्री गैलरी कहाँ है, क्या मतलब है, छोड़ो। गौरम पर उठाते हुए कृष्ण, ऐसा बताया जाता है कि हरिवंश पुराण के इस चित्र के अलग अलग पृष्ठ विभिन्न संग्रहालय में मिस्किन द्वारा बनाया गया था। यह चित्र मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ कहाँ रखा है, छोड़ो। हरिवंश पुराण उन कई संस्कृत पांडुलिपि में से एक है जिसका मुगलों ने फारसी में अनुवाद करवाया था। भगवान कृष्ण पर आधारित इस ग्रंथ के फारसी भाषा में अनुवाद जिम्मेदार अकबर के दरबार के कुलीन विद्वान बदायूनी को सौंपी गई थी। ये थोड़ा याद रखना। यह जानना दिलचस्प होगा कि अकबर के दरबार में एक और प्रसिद्ध विद्वान अबुल फजल के विपरीत बदायूनी अपने कट्टर धार्मिक विचारों के लिए जाना जाता था।
हरिया भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सभी अनुयायी ग्रामीण उनके पशुओं को एक अन्य शक्तिशाली भगवान इंद्र द्वारा भेजी गई मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए उठाया गया था। हरीश पर्वत की विशाल छतरी की तरह उपयोग करते ताकि पूरा गांव उसके नीचे शरण ले सके। पक्षी विश्रामबाज ये चित्र उस्ताद मंजूर द्वारा बनाया गया है, जिसे जहांगीर ने नादिर उल अस्तर की उपाधि से नवाजा था। अभी पीछे विशेष के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता, वहीं पैसे कभी नहीं पूछता क्वेश्चन। जहांगीर के पास कई बेहतरीन बाज थे और एक उत्साही पार्की की तरह उसने चित्रण किया। यह चित्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में और संग्रहालय में स्थित कोई मतलब नहीं, छवि को उसके अधिकाधिक जीवन जहांगीर नाम में शामिल किया गया। फारसी सम्राट साहब बाज द्वारा भेंट किए गए एक बाज को दिलचस्प संस्मरण जहांगीर बताते हैं। जहांगीर उस बात को बिल्ली द्वारा मार दिए जाने पर उसकी स्मृति उस भविष्य के लिए सुनिश्चित करने के लिए अपने चित्रकार से चित्रित करवाते हैं। यहाँ दिखाए गए पक्षी विश्राम पर बाज मुगल कलाकार उस्ताद मंसूर द्वारा बनाए गए चित्र में से एक जेबरा। ये चित्र में तुर्कों द्वारा इथियोपिया से लाया गया जेबरा दिखाया गया है। यह जेबरा मुगल सम्राट जहांगीर के उनके रईस मीर जाफर ने भेंट किया था। जहांगीर ने इस चित्र पर राज दरबार के बादशाह फारसी में लिखा था कि एक खच्चर है जिसे तुर्क मीर जाफर के साथ इथियोपिया से लाए गए थे। ये चित्र नादिर उल अस्तर उस्ताद मंसूर द्वारा बनाया गया था। जहांगीर नाम में स्पष्ट है कि यह जानवर नवरोज या नए साल के उत्सव में मार्च 1621 में राजा को भेंट किया गया। यह भी कहा गया कि जहांगीर ने उसे गौर से जांचा क्योंकि खुद का मानना था कि ये घोड़ा है जिस पर किसी ने धारे रंग दी है। जहांगीर ने इसी दौरान ईरान के शाह अब्बास को भेजने का निर्णय किया कि जिसके साथ ये पशु पक्षी समेत कई दुर्लभ विशेष उपहारों का आदान प्रदान किया करता था। ईरान का शाह भी बाद जैसे दुर्बल उपहार जहांगीर को भिजवाता था। बाद में इसे शाही इलम में जोड़ दिया गया। चित्र किनारे अलंकरण शाहजहां के शासनकाल में किया गया। दारा सिक्कों की बारात ये चित्र कलाकार हाजी मदनी द्वारा बनाया गया है। चित्र शाहजहां के काल का है जिसने आगरा में ताजमहल बनवाया था। यह चित्र मुगल बादशाह शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा सिक्कों के विवाह को दर्शाता है। चित्र मुगल राजकुमार पारंपरिक सहरे के साथ भूरे रंग के घोड़े पर बैठा है और उसके साथ उसके पिता शाहजहां। सर के चारों तरफ एक चमकता प्रभामंडल है। सफ़ेद घोड़े पर सवार है। बारात का स्वागत संगीत, नाच, उपहार और आतिशबाजी के साथ किया गया है। कलाकार ने बारात को बहुत ही सजीव चित्रण किया है। अब फिर बता रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बस कुछ एक बार पढ़ के चीज़ें बस निकाल लो। कुछ अरिवत तभी निकाल पाओगे जब आपने यूपीएससी PYQ देख रहा है। ये चीज़ याद रख लेना, ऐसे नहीं निकाल पाओगे आप। अभी बीजापुर इतना कभी यूपीएससी ने पूछा नहीं है। चलो ठीक है, ये बड़ा ही हो जाए। चलो छोड़ो, कल करेंगे उसको। अब मैं देखो एक क्वेश्चन बताता हूँ जो यूपीएससी वो बनी ठन्नी नहीं, वो दिखाई दिया है ना। मगर एक बात है इसमें ना सर, मेंस कवर हो रहा है क्योंकि मेंस से भी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है तो वो मेंस वाला कवर हो जा रहा है इसमें। मेंस के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं उससे। ये देखो 17वां क्वेश्चन। बताओ इसका क्या आंसर है। जहांगीर। अब एक चीज देखो, वो जो भी है ध्यान से समझना। इनमें से किस मुगल सम्राट ने, ठीक है, मुगल सम्राट की बात कर रहा है, ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर, ध्यान समझना, मतलब सचित्र मतलब जो ये अपन पढ़ रहे थे, आज पढ़े थे कि सचित्र पांडुलिपियों पर कौन ज़्यादा ध्यान दे रहा था। अकबर ज़्यादा ध्यान दे रहा था उस टाइम। अब ध्यान से समझना, सचित्र पांडुलिपियों से, क्योंकि अपन पढ़ रहे थे ना कि अकबर को ज़्यादा पढ़ना, उसमें दिक्कत होती थी पढ़ने में, तो वो चित्रों को ज़्यादा पसंद करता था। जैसे हमजानामा था, उसका वो सुनना पसंद करता था, उसको चित्र देखना पसंद करता था। तो सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और वैयक्तिक स्वरूप चित्र पर अधिक जोर दिया। तो स्वाभाविक बात है, इसके जो बाद में शासनकाल जहांगीर ही
जहांगीर को सबसे बड़ा वो माना जाता है। ये इतना तगड़ा विद्वान था कि ये है ना, मतलब फ़ोटो देख के पहचान लेता था। जैसे मान लो कि ये फ़ोटो है, मान लो कि 3-4 लोगों ने मिलके बनाई है, तो बता देगा कि ये अलग अलग लोगों ने बनाई है। इतना बड़ा विद्वान था ये। ठीक है, देख लो तो समझ लो। मतलब मेरा मानना है कि ज़्यादा उतना पीछे मत पढ़ना हो एनसीईआरटी 11th-12th के कुछ। उसमें देखो 11th वाले में तो इम्पोर्टेंट तो मैप वेप लेके निकल लेना, उसमें कोई मतलब नहीं है। और चलो ठीक है, तो फिर कल देखते हैं, कल क्लास को मैथ का कोई डाउट होगा तो देखेंगे। अगर फिर नहीं इसको कंप्लीट करवाना हो सकता तो मैं देख लूँगा कि जैसे फ्री रहूँगा तो क्लास में मैसेज डाल दूँगा। चलो ठीक है, बाय बाय।